उनका क्या जो एक साल जिम में एज अ ट्रेनी होते हैं जी। और एक साल के बाद हम जब सुबह जाते हैं हमें पता चलता है वो तो ट्रेनर है। जहाँ तक की बात ऐसी होती है ना कि अगर हम किसी के साथ रोज़ बैठते हैं और गाड़ी चलाना देख लेते हैं और किसी हद तक समझ जाते हैं कि दैट हाउ कैन वी ड्राइव, तो उनको बेसिक्स तो पता होता है कि जी स्टीयरिंग क्या है। इतने लोगों को नहीं पता होता है वो जो बोनेट खोलने का वो क्या है। एग्जैक्टली, यू नॉट एवरीवन विल कम एंड आस्क टू द ट्रेनर कि जी मुझे सर्टिफिकेशन दिखाएं, अपना एक्सपीरियंस लेटर दिखाएं, ऐसा नहीं होता। और दूसरे ऐसे भी ट्रेनर्स हैं जो कहते हैं कि आप 100 जंपिंग जैक करो, मैं दूसरे क्लाइंट को देख के आ रहा हूं। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना होता है। हर क्लाइंट के ऊपर एक ही प्लान नहीं चल सकता। तो एक घंटे में मैंने 6 7 क्लाइंट्स देखे हैं। देखिए वो पर्सनल ट्रेनिंग नहीं रहेगी। एक बंदी है, ठीक है, फीमेल है, और वो कह रही है मेरे पास दिन में 24 आवर्स में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स है। अगर आप ऐसी बात कह रही हैं कि मेरे पास खाना खाने के लिए भी सिर्फ 10 मिनट है, मैं आपको थोड़ा सा रियलिटी बता दूं। 10 मिनट में आप यूं भी कर सकती हैं, यूं भी कर सकती हैं, डांस भी कर सकती हैं। तो ये बताएं फिटनेस ट्रेनर और बॉडी बिल्डर में क्या फ़र्क है, और क्या हर बॉडी बिल्डर जो है अच्छा ट्रेनर हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मिर्ची टॉक्स। मैं यानी कि सोनिया बाबर हमेशा की तरह आज भी आपके लिए लाई हूँ बहुत ज़बरदस्त से गेस्ट, और जो यकीनन आपको इंस्पायर करेंगे और मोटिवेट करेंगे कि उठो और कुछ करो, एक्सरसाइज करो, अपनी ज़िंदगी को जो है कि हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लाओ। तो आज जो हमारे साथ हैं वो है मोहम्मद वासिफ, जो कि फ़ैशन मॉडल से फ़िटनेस मॉडल तक का सफ़र उन्होंने कैसे किया, ये हम उनसे सुनेंगे, उनसे जानेंगे। और पाकिस्तान के बड़े ब्रांड्स के साथ उन्होंने काम किया है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है अराउंड द वर्ल्ड फ़िटनेस इंडस्ट्री में। और अगर आपका फ़िटनेस से कहीं से भी कोई ताल्लुक़ है तो यकीनन आप इनको ज़रूर जानते होंगे। प्लीज़ वेलकम मोहम्मद वासिफ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो मोस्टली गेस्ट आते हैं मैं उनसे पूछती हूँ कैसे हैं आप, तो कैसे तो हैं आप, तो मैं नहीं बोलूँगी, बिल्कुल आप बिल्कुल मुझे फिट लग रहे हैं। थैंक यू। तो आप कब से हैं आप इस फिटनेस इंडस्ट्री में? इट्स बीन अबाउट 19 ईयर्स। 2006 में मैंने स्टार्ट किया था एंड आई स्टार्टेड एज अ फैशन मॉडल। फिर ऑब्वियसली फैशन मॉडल के लिए उसकी स्टैटिस्टिक, उसकी फिगर, उसकी बॉडी इल्यूजन पूरा होना बहुत मैटर करती है। सो आई वाज वेरी स्पोर्टी पर्सन एट टाइम। यूज्ड टू प्ले क्रिकेट अ लॉट, स्विमिंग, बैडमिंटन, जो स्पोर्ट्स हो सकते थे पॉसिबली इन माई सर्कल, आई यूज्ड टू यूटिलाइज दोज। सो उसकी वजह से काफ़ी एथलेटिक इल्यूजन था बॉडी का, एंड समवन एनकरेज्ड मी कि आई शुड पार्टिसिपेट इन शोबिज़ एंड फैशन मॉडलिंग। समहाउ आई गॉट लकी, आई स्टार्टेड। बट फैशन मॉडलिंग जब स्टार्ट हुई तो आई रियलाइज्ड कि यहाँ पे आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, टिल डे मेल मॉडल्स के लिए इतना फ्रीक्वेंट काम नहीं है। और ये एंड ऑल्सो आई रियलाइज्ड कि ये लॉन्ग टर्म एक करियर नहीं है। बीइंग अ मॉडल आप अपने नाम को पॉपुलर कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं, और जब तक कि आपका एक अच्छा फेज़ है, एक अच्छा एरा है, यू कैन बी बट यू हैव टू बी इन मल्टीपल डायरेक्शन, बिकॉज लॉन्ग टर्म पे सिर्फ मॉडलिंग इतनी जॉब्स यहाँ पे नहीं होती कॉमनली। और ये आपका सिर्फ ब्रेड एंड बटर होना इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट कुड बी वेरी फॉर वेरी रेयर पीपल, या जो कि मेल मॉडल ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ अपना डायनामिकली सिर्फ यही करियर रखा होगा। सो आई रियलाइज्ड आई शुड बी इन टू सम अदर इंडस्ट्री एज वेल, एंड वाई नॉट फिटनेस, बिकॉज फिटनेस मुझे पसंद भी थी। आई वॉज अ वेरी स्पोर्टी पर्सन, दो आई वॉज स्टडिंग समथिंग एल्स। मैं बिजनेस अकाउंट्स वगैरह टाइप की स्टडीज़ में था, ICC पढ़ रहा था। बट आई ऑलवेज वॉज फाइटिंग विद माई माइंड कि मुझे 9 to 5 वाली जॉब से या डेस्क बाउंड जॉब से बचना है। दो आई वॉज वर्किंग एज अ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस इन अ कंस्ट्रक्शन फर्म एज वेल while I started modeling, but fitness की जैसी opportunity मिली, I started studying as well. और 2 साल बाद I got a chance to sit on a national TV as an expert कि जो लोग health and fitness पे बात करें, और that motivated me even more कि अगर मैं इस तरह के platform पे मुझे कोई invite करता है या मेरी एक responsibility बनती है लोगों से बात करने की, उनको समझाने की, तो मुझे इसके लिए काफ़ी और ज़्यादा सीखना पड़ेगा, बिकॉज इससे बड़े प्लेटफॉर्म और भी ज़्यादा लोगों को मैं बेहतर तरीके से गाइड कर सकूँ। सो वो जर्नी यहाँ तक चल रही है। पिछले साल तक भी एक सर्टिफिकेशन की है। 20 साल हो गए, तकरीबन 19 साल हो गए, बट एजुकेशन प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन, स्टिल लर्निंग। अच्छा, इसी वैसे तो सवाल मेरा कुछ और करना था, लेकिन इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। उनका क्या जो एक साल जिम में एज अ ट्रेनी होते हैं जी, और एक साल के बाद हम जब सुबह जाते हैं हमें पता चलता है वो तो ट्रेनर है जी। तो उनका क्या है, जिनकी कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, वो कहते हैं कि हमें नॉलेज बहुत है क्योंकि हमने 1 साल 2 साल इस जिम में गुजारे हैं और हमें बहुत नॉलेज है। तो इन ट्रेनर्स का क्या किया जाए?
देखिए जहाँ तक की बात ऐसी होती है ना कि अगर हम किसी के साथ रोज़ बैठते हैं और गाड़ी चलाना देख लेते हैं और किसी हद तक समझ जाते हैं कि दैट हाउ कैन वी ड्राइव, तो उनको बेसिक्स तो पता होता है कि जी स्टीयरिंग क्या बिल्कुल, है, हाँ। एक्सेलरेटर कहाँ होता है, ब्रेक्स कहाँ होते हैं, गियर किधर लगा हुआ होता है, लॉक्स कैसे खुलते बने, तो बेसिक ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं सिर्फ वो आता है। बट जो कंप्लीट रोड एक्सपीरियंस है कि अगर ऐसा हो फुल गया स्टीयरिंग तो आपने क्या करना कट है? किया है, घुमाया है और हाई स्पीड पे आपने किया तो गाड़ी कैसे ड्रिफ्ट कर इवन जाएगी। कितने लोगों को नहीं पता होता है वो जो बोनेट खोलने का वो क्या है। एग्जैक्टली यो तो इस तरह के भी ड्राइवर्स होते हैं। तो व्हाट आई मीन टू से इसके जो सुपरफिशियल लर्निंग है वो सिर्फ आपको एक ऑपरेशन सॉर्ट ऑफ कमांड दे देती है कि अच्छा ठीक है आपको पता है ये डंबल्स होते हैं, ये बार्स होती हैं, ये मशीन्स होती हैं, इनको ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। बट व्हेन इट कम टू द केस स्पेसिफिसिटी कि हर ऑडियंस हर क्लाइंट एक जैसा नहीं होता है, स्पेशली द इंडस्ट्री वी बिलोंग टू, हर दफ़ा और डेली बेसिस पे वो क्लाइंट आएगा आपके पास जिसमें से कई सारी ऑडियंस वो होगी जो कि 50-60 साल से ऊपर के लोग होंगे या इस एज ब्रैकेट के होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो कि 20 साल से भी छोटे होंगे, उसमें मेल फीमेल दोनों होंगे, और उसमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि मेडिकली कंडीशन है। इन तरह के क्लाइंट्स के लिए हर क्लाइंट्स के लिए एक डिफरेंट प्रोग्राम, हर क्लाइंट के एक डिफरेंट डाइट प्लान, हर क्लाइंट के लिए एक डिफरेंट प्रिकॉशन और उनके न्यूट्रिशन प्लान में भी इसी तरह। तो वो सब बगैर पढ़े और सिर्फ कुछ महीने या कुछ टाइम जिम में गुजारने से नहीं आ सकती। हाँ, अगर कोई ऐसा क्लाइंट है जो कि आपका दोस्त है, लेट्स से वो आपका जिम पार्टनर है, सो जी आपने अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई रूटीन सीख ली है और मैं आपसे कहूँ कि चलें लेट्स वर्कआउट टुगेदर, ये तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट द मोमेंट इफ़ यू से कि नहीं जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं आज बैक की कर रहे हैं, मेरी तो लोअर बैक ही ख़राब है, तो देन आई शुड बी स्टॉपिंग द वर्कआउट बिकॉज आई डोंट नो कि लोअर बैक ख़राब होगी तो जो मैं वर्कआउट करवाने लगा हूँ क्या वो सूट करता है या नहीं करता। सो यहाँ पे बात आ जाती है थोड़ी सी शऊर की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि क्या आप इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं कि आप लोगों की लॉन्ग टर्म इंजरी, लाइफ टाइम इंजरी तक को भी रिस्क कर देते हैं कि यार मसला नहीं है मैं तो ट्रेनर हूँ, बिकॉज इट विल गिव यू मनी, इट विल गिव यू पॉपुलैरिटी, थोड़ा सा इंस्टाग्राम अगर स्ट्रांग हो जाए, ठीक है मार्केटिंग इज़ इंपॉर्टेंट एक ट्रेनर के लिए, एक कोच के लिए, एक फिटनेस फिगर के लिए या किसी भी इंडस्ट्री के लिए। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म दैट वन शुड हैव टू अ डिसेंट अपीयरेंस ऑन इट, और लोगों को जानना चाहिए कि आप क्या करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं आता आपने वो भी दिखाया हुआ कि मुझे तो ये सब ही आता है, तो नॉट एवरी वन विल कम एंड आस्क टू द ट्रेनर कि जी मुझे सर्टिफिकेशन दिखाएं, अपना एक्सपीरियंस लेटर दिखाएं, ऐसा नहीं होता। वो देख के किसी हद तक ट्रस्ट कर लेते हैं। ट्रेनर्स की, जिम ओनर्स की? सबसे पहले तो देखिए जिम ओनर्स की डेफिनेटली है। वन, जिम ओनर्स की सिर्फ वहीं तक हो सकती है जो उनकी जिम प्रीमिसेस में काम कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वी आर ट्राइंग कि हमारे जो सर्कल के अंदर या हमारी कंसल्टेशन के अंदर जितने भी जिम्स आते हैं वो काफ़ी सारे जिम्स हैं, फिटकॉन भी है, वेलोसिटी भी है, पैरेलल लाइफस्टाइल भी है, उससे पहले कई सारे प्रोजेक्ट्स रहे हैं, क्लब एम रहा है, प्राइम फिटनेस रहा है, एटमॉस्फेयर रहा है, बहुत सारे जिम्स हमने डिज़ाइन करके दिए हैं। बीइंग कंसल्टेंट हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बिजनेस मॉडल डिज़ाइन करके दिए हैं, उनको एग्जीक्यूट भी किया है, नॉट इवन कराची से बाहर के भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। सो वी ट्राई टू स्टैंडर्डाइज द हायरिंग क्राइटेरिया क्योंकि इस किस्म की थ्योरेटिकल नॉलेज, इस किस्म की प्रैक्टिकल नॉलेज और इतना बैकग्राउंड एटलीस्ट हो सो दैट द पर्सन कैन ट्रेन क्लाइंट्स। स्टिल टिल डे इवन अ सर्टिफाइड ट्रेनर कम्स इन टू द जिम, हमारे वो जो जिन में पर्टिकुलर जिम्स की बात कर रहा हूँ, वी गिव देम अ प्रोबेशन पीरियड एंड उसमें we observe how better they are doing whatever they have shown in their CV, whatever they've been passed out in their interview, and जो उनका एक written criteria है वो भी पास कर लिया है, but still we give them few weeks or sometime 3 months, 4 हफ्ते से 12 हफ्ते तक, यानी तो 1 महीने से 3 महीने तक का probation time. We observe how they deal with the clients, how they are integrating with the team and the standard of the gym या फिर international standard जिसे हम कहते हैं. If they are good, we allow them to train personally. बिफोर दैट हम उनको पर्सनल ट्रेनिंग नहीं अलाउ करते, और जनरल ट्रेनिंग में देर आर मल्टीपल थिंग्स विच आर सपोर्टिव कि हमने उनको एक टेम्पलेट डाइट प्लान्स बहुत सारे दिए हुए होते हैं, उनको वर्कआउट प्लान बहुत सारे दिए हुए होते हैं, स्ट्रैटेजिकल चीज़ें उनको समझाई हुई होती है, जिम का भी एक स्टैंडर्ड वो है। तो यहाँ पे तो जिम का पार्ट हो जाता है। फिर आ जाती है बात जिम ओनर्स के अलावा और किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो जिम ओनर्स इस चीज़ को नहीं फॉलो कर रहे, दे शुड ब्रिंग अप समथिंग कि एटलीस्ट एक स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर लेके आए हैं अपने ट्रेनर्स को। प्लस उससे भी ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ पर्सन हु इज़ सेलिंग व्हाट यू हैव। मैं आपको ये कप सेल करता हूँ और ये तो स्टूडियो का है, ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ ये वाली बात। और आपने मुझसे अगर ख़रीद भी लिया, मैंने आपको अगर थोड़ा मैनिपुलेट कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद शायद स्टूडियो को कोई आके आपसे कहेगा ये कप तो हमारा है, आपके पास क्या कर रहा है। एग्जैक्टली, मैंने तो खरीदा है और मैं तो फिर नहीं हूँ, मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। सो द ट्रेनर हु इज़ क्लेमिंग फॉल्सली, आई थिंक सबसे पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो उसके पास है सेल करने के लिए उसकी सर्विसेज, उसको वो जस्टिफाई करे।
अगर वो उसने कोई क्लेम किया कि मैंने सर्टिफिकेशन की, तो की भी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस आपने लेना चाहिए। तो आप लोगों को झूठ बोल के अपनी सर्विसेज ना सेल करें। एंड ऑल्सो एक और जो अवेयरनेस पार्ट है, इफ़ आई एम बाइंग समथिंग, आप फ्रूट लेने जाती हैं, सब्जी लेने जाती हैं, उठा के हम सूंघ के देखते हैं, वेट करके देखते हैं, घुमा फिरा के देखते हैं, इस पर कोई दाग तो नहीं है, स्क्रूटनी करते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है। कपड़े लेने जाते हैं, टैग से लेके स्टिचिंग तक हम एक दफ़ा देखते ज़रूर हैं कि इसमें कोई स्टेन तो नहीं लगा हुआ, कहीं से स्टिचिंग डैमेज तो नहीं है। सो यहाँ पे भी थोड़ी सी और घर ले जाके वापस भी ले आते हैं। एग्जैक्टली ये भी हो जाता है। सो वी नीड टू डू एज अ क्लाइंट, एज अ पर्सन हु इज़ बाइंग फिटनेस सर्विसेज, जिम जा रहे हों तो जिम का टूर करके देखें, सारा इक्विपमेंट ठीक है, आपके हिसाब से है, लाइट, म्यूज़िक, एयर कंडीशनिंग, स्टाफ, लोग तो नहीं ऐसे जहाँ पे आप बॉदर हो जाती हैं, बॉदर हो जाते हैं, हो जाती हैं। तो फिर आप जिम चूज़ करें। और इसी तरह ट्रेनर भी के 3 4 5 लोग अगर हैं, उनसे बात करके देखें कौन आपके मिजाज को बेहतर समझता है। एग्जैक्टली, दैट इज फाइन, बिकॉज आप डेमो भी, बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो डेमो ऑफर करते हैं और करना भी चाहिए। सो दैट्स द आइडियल अप्रोच एंड यू शुड एग्जैक्टली नो व्हाट यू वांट फ्रॉम योर ट्रेनर। बहुत दफ़ा ऐसा क्या होता है कि ट्रेनर के लिए ईजी प्लेटफॉर्म क्या है, क्लाइंट आते हैं, मैं सब जगह से ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी सी वेस्ट कम करनी है। तो ये थोड़ी सी वेस्ट इज़ नॉट समथिंग कि थोड़ी सी है तो वो घर पे भी हो जाएगी। तो सिस्टम कुछ और होता है। तो थोड़ा सा अगर हम पढ़ें देखें तो अंदाज़ा होगा। होता है क्योंकि मैं भी जिम जाती हूँ तो ख़वातीन कहती हैं कि बैक की एक्सरसाइज क्यों करवा रहे हो, मुझे तो पेट कम करना है। हाँ जी, भैया पेट आपके बैक से लगा हुआ है ना, अलग अलग थोड़ी है। और दूसरे ऐसे भी ट्रेनर्स हैं जो कहते हैं कि आप 100 जंपिंग जैक करो, मैं दूसरे क्लाइंट को देख के आ रहा हूँ, और वो लगे हुए हैं, उनकी हालत बुरी हो रही है। जी जी, देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना होता है। वन, हर क्लाइंट के ऊपर एक ही प्लान नहीं चल सकता। इंजरी चांसेस क्या हैं हर क्लाइंट की, इवन दो इफ़ फॉर एग्जांपल मैं और आप अगर एक ही बॉडी वेट है, एक ही इंटेंसिटी की हम हमें लगता है कि हम ट्रेनिंग कर पाएंगे, बट फॉर एग्जांपल हमने कभी भी अपने फिटनेस टेस्टिंग नहीं करवाई, वी हैव नो आइडिया कि हमारी कार्डियक फिटनेस किस लेवल पे है। हमने विटामिन डी के टेस्ट नहीं फॉर एग्जांपल करवाए हुए, बोन डेंसिटी के टेस्ट कभी भी नहीं करवाया। यू नेवर नो कि हम दोनों में से किसकी बोन डेंसिटी वीक है और हम सेम वर्कआउट करते कि हम में से कोई कोलैप्स हो जाए। सो कंसेक्यूटिव फॉलोअप्स, कीप अवेयरिंग अबाउट योर बॉडी एंड कीप एजुकेटिंग टू द क्लाइंट कि दैट यू शुड गेट दीज थिंग्स डन, जिसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी डेली की परफॉर्मेंस, आपकी चलना फिरना और आपका वर्कआउट भी। सो आप कोई भी XYZ इंटेंसिटी हर किसी को नहीं दे सकते। प्लस बीइंग अ पर्सनल ट्रेनर, इथिकली आपको 1 घंटे में 60 मिनट्स के टाइमर में आप 2 क्लाइंट से ऊपर नहीं एक्सीड कर सकते। अगर आपने तीसरा क्लाइंट भी उसी 60 मिनट्स में कर लिया है, इट मीन्स यू आर नेग्लेक्टिंग देम। अच्छा, ऑब्वियसली यहाँ तो 1 घंटे में मैंने 6 7 क्लाइंट्स देखे हैं। तो देखिए वो पर्सनल ट्रेनिंग नहीं रहेगी। अच्छा, वो ग्रुप ट्रेनिंग के अंदर काउंट हो जाएगा। वो सेमी पर्सनलाइज एटलीस्ट अगर हम कहेंगे उसको बहुत स्वीट करके, तो सेमी पर्सनलाइज हो जाएगा। 1-on-1 ट्रेनिंग तो ऑब्वियसली पर्सनल ट्रेनिंग ही होती है। मैक्सिमम जो वेट ट्रेनिंग का टाइम होता है, एक्चुअली टाइम देख के वेट ट्रेनिंग नहीं होती, ये भी एक मिथ है। ख़वातीन समझती हैं कि वेट ट्रेनिंग करनी ही नहीं चाहिए, सिर्फ हमें उस एरिया की ट्रेनिंग करनी चाहिए कि जी पेट कम करना है। सो यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि एक तो आप किसी भी एक एरिया की ट्रेनिंग करते रहेंगे, स्पॉटेड रिडक्शन नहीं हो सकती। ह्यूमन बॉडी फैट को एज अ एनर्जी सोर्स मेटाबोलाइज करता है, यूटिलाइज करता है, और ओवरऑल पूरी बॉडी में से फैट की मिकदार कम होना शुरू होती है, तो फिर आपके स्टमक पे भी डेफिनेट रिजल्ट आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि रोज़ाना 1000 क्रंचेस करेंगे तो जी 1 महीने में पेट कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आ जाती है बात ट्रेनिंग मेथड्स की और ट्रेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि ट्रेनर वेट ट्रेनिंग अक्सर आपने देखा होगा जो फेवरेट क्लाइंट्स होते हैं उनके ऊपर दे विल इवन स्पेंड मोर देन एन आवर, ठीक है। लेकिन जो एक पूरा आवर और 1 आवर 20 मिनट्स 1 आवर 10 मिनट्स का जो एक पूरा एक्सरसाइज का एक सेशन है, उसमें वार्म अप भी इंक्लूडेड है। वार्म अप जो है वो एरोबिकली करना चाहिए, साइकिलिंग, म्यूज़िक के ऊपर डांस, एरोबिक्स, इलेक्ट्रिकल वॉक, व्हाट्सोएवर, ये वार्म अप होना चाहिए। इसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कभी भी टाइम देख के नहीं होती। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वॉल्यूम के ऊपर होती है कि नंबर ऑफ सेट्स कितने अलाउड हैं। एक सेशन में 6 से लेके 22-24 सेट तक के हम मैक्सिमम कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो हफ्ते में कितनी दफ़ा वर्कआउट करने आपके पास आते हैं। अगर वो क्लाइंट 2 से 3 दिन ही, सिर्फ 3 दिन ही आ सकता है, तो आप हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, क्योंकि 4 दिन तो वो छुट्टी करेंगी या करेगा। लेकिन एक क्लाइंट 5 से 6 दिन भी आपके पास आ जाता है और आप रोज़ाना उसको 22-24 सेट की ट्रेनिंग इंटेंसिव करा रहे हैं, तो बॉडी में रिकवरी कब होगी? वो उल्टा और नुकसान की तरफ जाएगा, इंजरीज की तरफ जाएगा। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, 3 से 5 दिन मैक्सिमम प्रॉपर इंटेंस ट्रेनिंग जो है वो वेट ट्रेनिंग की हो सकती है। वेट ट्रेनिंग की यानी कि डंबल्स, वेट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, TRX, एवरीथिंग। तो मैक्सिमम 5 दिन अगर प्रॉपर वर्कआउट होता है तो
और कार्डियो जो है वो मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 7 दिन, 7 दिन भी हो सकता है, क्योंकि जब हम कार्डियो ट्रेनिंग करते हैं तो मसल फिटिंग इज़ डिफरेंट और रिकवरी इसकी जल्दी हो जाती है। लेकिन जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो माइक्रो टीयर बहुत ज़्यादा होते हैं मसल पे, तो रिकवरी टाइम वो 24 से 48 घंटे का चाहिए होता है उस मसल एरिया को, तो गैप देना लाजमी है। लेकिन फिर यहाँ पे बात आती है कि अगर वेट ट्रेनिंग में हम 6 से 24 सेट की बात कर रहे हैं तो ऑन एवरेज ये 12 से 16 सेट बनते हैं। 12 से 16 सेट परफॉर्म करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर आप 2 मसल ट्रेन कर रहे हैं तो 3 एक्सरसाइजेज ऑन द चेस्ट, फॉर एग्जांपल प्रेसेस विद द बार, मे बी पुशअप्स और मे बी प्रेस विद द डंबल्स, इंक्लाइन और फ्लैट एंगल के ऊपर एक फ्लाइज, तो 3 एक्सरसाइज 9 सेट्स बनते हैं। 9 सेट्स करने में एक सेट का टाइमर 30 सेकंड का होता है, हम 1 मिनट भी ले लेते हैं तो 9 सेट 9 मिनट के हो गए, और उस 9 मिनट में आधा मिनट का 30 सेकंड का रेस्ट भी हम डाल देते हैं, तो तकरीबन 15 मिनट में लगा लेता हूँ। मैं 9 के डबल भी कर लेता हूँ कि 1 मिनट रेस्ट और 1 मिनट का आपने सेट किया तो 18 मिनट हो जाते हैं। फिर इसी तरह आप साथ में कोई दूसरा मसल अगर बाइसेप ट्राइसेप का कुछ कर लेते हैं तो वो भी तकरीबन इसी तरह 6 से 8 सेट के अंदर मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर आप वो मसल भी कर लें। मैं बहुत हाई टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ, तो नॉट मोर देन 25 to 28 मिनट का ये वर्कआउट बनता है। और जो बीच में वो जो बातें और सब कुछ वो भी मैंने डाल दी हैं, अच्छा, वो भी मैंने डाल दी। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आप 30 सेकंड का रेस्ट देके 30 सेकंड का एक सेट करवा रहे हैं जिसमें 10-12 ही रेप्स करने होते हैं हमें, तो एक्चुअली ये वर्कआउट हार्डली 15 से 16 मिनट का या 18 मिनट का बनता है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग करवा रहे हैं और क्लाइंट थोड़ा टाइम ले भी लेता है, प्लस माइनस आपकी तरफ से भी होता है, लेट्स गिव इट अ फेयर टाइम 30 मिनट्स, तो 1 घंटे में 2 ही क्लाइंट हमारे बनते हैं एज अ पर्सनल क्लाइंट। लेकिन उस टाइम पे मैं अगर ये बोलता हूँ जी चले आप बाइसेप करें, मैं आपको कहता हूँ ट्राइसेप करें, ये वाले भाई को मैं बोलता हूँ जी आप पुशअप्स करें, तो मैं एक्चुअली देख के इसको रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, उनको और देख रहा हूँ, नहीं इनको देख रहा हूँ। ऐसा भी है कि 15 साल का बच्चा है और 40 साल के एक साहब हैं और सेम उनको जो है जंपिंग जैक चल रहा है, सेम उनको चेस्ट चल रहा है, सेम उनको पुशअप्स चल रहे हैं। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू इलैबोरेट कि हर क्लाइंट की इंटेंसिटी लेवल सेम नहीं हो सकती, हर क्लाइंट की बॉडी की जो इंटरनल मैटर्स सेम नहीं होता, स्टैमिना सेम नहीं होता। यस, और अच्छा लेट्स अज्यूम सम टाइम मैच भी करता है, ठीक है, जो एक हमारी देखने वाली एज है वो डिफरेंट है, बॉडी एज थोड़ी सी डिफरेंट है। कोई इंसान हो भी सकता है फिट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुझसे एज में बड़े हैं, मेरे जितना ही वेट उठा रहे हैं, कुछ मुझसे छोटे हैं, मैं उनके जितना वेट उठा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी 10 साल एज कम हो गई है, बट स्ट्रेंथ लेवल मैच कर रहा है, ठीक है। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज में ज़रूरी नहीं कि हर एक्सरसाइज में हो, और ज़रूरी नहीं है कि मेरी रिकवरी भी उतनी जल्दी हो, अगर मैंने वो वर्कआउट कर भी लिया है समहाउ तो अगले दिन भी मैं रेडी हूँ उस चीज़ के लिए। तो इट हैज़ टू बी अ कैटेगराइजेशन फॉर ईच एज ग्रुप एंड ईच जेंडर। अच्छा, वैसे एक्सरसाइज या फिर वर्कआउट किसी भी किस्म का आपकी एज को स्टॉप करता है कुछ अरसे के लिए? डेफिनेटली कुछ अरसे के लिए, व्हेनेवर अनटिल जब तक कि आप इस प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे हैं। सी एजिंग प्रोसेस है क्या चीज़, इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। वन, एजिंग प्रोसेस में बाय द टाइम वी ग्रो, बाय द टाइम वी एज, हमारे बॉडी का कैटाबॉलिज्म, जो सेल्स के टूटने का जो प्रोसेस है वो बचपन से ही चल रहा होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, सेल्स टूटते हैं और वापस बनते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम एज ज़्यादा कर रहे होते हैं तो एनाबॉलिज्म वीक होना शुरू हो जाता है, कैटाबॉलिज्म अपनी जगह रहता ही रहता है। सो वी स्टार्ट रिफ्लेक्सर्स हमारे वीक हो जाते हैं, मसल्स की ग्रोथ का सिस्टम कम हो जाता है, हार्मोन साइकिल्स लो हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है फॉर एग्जांपल मेल अगर मैं बॉडी की बात करूँ वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो बोन डेंसिटी जैसे ही हमारे मसल लॉस होना शुरू होंगे, हमारी मूवमेंट के ऊपर लोड पड़ेगा। व्हेन वी हैव वीक मसल्स, वी हैव वीक कैपेबिलिटी टू मूव, वी हैव वीक कैपेबिलिटी टू लिफ्ट और पुश और पुल थिंग्स। तो अगर ये चीज़ वीक हो जाएगी तो बोन डेंसिटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, बोन डेंसिटी वीक होना शुरू हो जाएगी। बोन डेंसिटी क्या है? बोन्स के अंदर सारा मिनरल्स का डिपॉजिट है। जब मिनरल डिपॉजिट कम होना शुरू होगा तो फंक्शनिंग डेफिनेटली वीक हो जाएगी, ग्रोथ सिस्टम वैसे ही वीक हो जाएगा। तो ये टाइम टू टाइम होता रहेगा। लेकिन एक्सरसाइज क्या करती है इन सारे प्रोसेस को? इफ़ यू कीप यूटिलाइजिंग दोज थिंग्स, वेट ट्रेनिंग ख़वातीन हो या मर्द हो, वेट ट्रेनिंग करेंगे मसल मास बढ़ेगा, मसल मास करेंगे बोन डेंसिटी बढ़ेगी, बोन डेंसिटी बढ़ेगी, मिनरल डिपॉजिट भी बढ़ेंगे और आपकी एंडोक्राइन सिस्टम भी बेहतर तरीके से काम करेंगे। फिर आ जाती है बात रिफ्लेक्सर्स की, रिस्पॉन्सिवनेस की, रिएक्शन टाइम की, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन की। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, हम अपने मसल्स को यूटिलाइज कर रहे होते हैं हर चीज़ में, तो उनकी प्रैक्टिस रहती है। ह्यूमन बॉडी की जो स्टडीज़ हैं, एनाटॉमिकल स्टडीज़ जो हैं, बायोमैकेनिक्स की जो स्टडीज़ है, वो ये कहती हैं कि अगर आप कोई भी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, तो आपकी बॉडी से एक्यूरेसी या उस एफर्ट को, उस मनोवर को करने की कैपेबिलिटी वीक होना शुरू हो जाती है।
फॉर एग्जाम्पल कि क्रिकेटर है, कोई बैट्समैन है, उसको थोड़े टाइम बैटिंग करने से मना करते हैं, जब वो वापस नेट के ऊपर आएगा या वो गेम खेलने आएगा, ही विल मिस द शॉट्स, एग्जैक्टली, बट ही नीड टू बी कंसिस्टेंट ऑन इट। वो प्लेयर के जब गैप आ जाता है तो उसको वापस काफ़ी टाइम तक वापस प्रैक्टिस में आना पड़ता है। सिमिलैरिटी गोज इन टू आवर लाइफ, इसी तरह हमारे वर्कआउट के अंदर भी जब तक हम गैप नहीं करेंगे, इसको कंटिन्यू रखेंगे, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। एक और बात समझने की यहाँ पे कि एक्सरसाइज सिर्फ वेट लॉस टूल नहीं है, सिर्फ शादी की ट्रांसफॉर्मेशन का टूल नहीं है, किसी आपकी लाइफ के बेस्ट डे के लिए, किसी शूट के लिए या किसी फिल्म के लिए, ये ठीक है इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप एक ख़ास दिन पे या किस टाइम जोन के अंदर अच्छे नज़र आ जाएं। आप वैसे भी, ये उसका बाय प्रोडक्ट है अच्छे नज़र आना, लेकिन जितना खाना इंपॉर्टेंट है, जितना सोना इंपॉर्टेंट है, उतना ही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज इज़ नॉट मुशक्क़त नहीं है, ये बहुत बड़ी कोई इंटेंसिव ह्यूमन बॉडी का फिनोमेना, वेरी सिंपल थिंग, ह्यूमन बॉडी इज़ एक्चुअली डिज़ाइन फॉर मूवमेंट। मैं तकरीबन हर जगह पे जब जाता हूँ ये वाली सारी बात करता हूँ। आप अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर देख लें, आप अपने सारे बॉडी के जॉइंट्स को देख लें, वो डिज़ाइन ही ऐसे हो कि उसके अंदर मूवमेंट्स है, ठीक है, हेड से लेके टो तक हम पूरे के पूरे ऐसे डिज़ाइन हो, और हर जॉइंट में डिफरेंट मूवमेंट है, कोई ऐसे ऐसे घूमता है, कोई सामने और उस तरह घूमता है, कोई साइड साइड घूमता है, ठीक है, हर मसल, हर जॉइंट हर एंगल में नहीं घूमता, हर एक की डिफरेंट खासियत है। गर्दन घुमा के दिखाएं, एग्जैक्टली, वो 360 डिग्री 180 डिग्री नहीं घूम सकती, ठीक है, शोल्डर घूम जाता है, उसमें सर्कमडक्शन कहते हैं, शोल्डर पूरा का पूरा घूम जाता है, काफ़ी हद तक हाफ पोर्शन पे आपकी लेग को आप आउटर तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है। सो अब ये जो मूवमेंट का मैकेनिज्म बनाया गया है, ये हड्डियों के एक स्केलेटन के ऊपर एक मसल्स की पूरी एक लेयर चढ़ाई गई है। वो मसल्स जो हैं जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मूवमेंट क्रिएट होती है, और बचपन से ही हमने मूवमेंट करना सीखी, और हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं से नहीं, शायद पैदा होने से पहले इनफैक्ट बच्चा बाहर आने से पहले ही वो अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता है, एब्सोल्युटली राइट। और जब हम देखते हैं कि जी वो बच्चा पहले वो करवट लेना शुरू करता है, बड़ा खुश होते हैं, यार हाथ भी चला रहा है बच्चा, एक्टिव बेबी है, करवट लेना शुरू करता है, फिर उसके बाद वो फ्लिप होके जो है वो उठने की कोशिश करता है, उल्टा होके वो सजदे वाली पोजीशन तक पे आता है, फिर जो हम वेट कर रहे होते हैं क्रॉल कब करेगा, फिर हम वेट करते हैं कि बैठेगा कब। यू विल सी बच्चे जब सबसे पहले बैठना शुरू होते हैं वो स्क्वाट पोजीशन में बैठ जाते हैं, अल्टीमेट नेचुरल ह्यूमन बॉडी मूवमेंट, ठीक है, क्रॉलिंग भी करते हैं, स्क्वाट करना शुरू करते हैं, फिर वॉकिंग पैटर्न हम उनको पाँव पकड़ पकड़ के मूव नहीं कराते, ऑटोमेटिकली दे स्टार्ट टेकिंग द स्टेप। ये कहाँ से आया? बिकॉज वो बिल्ट इन है हमारे अंदर मूव करना, तो मूवमेंट नहीं करेंगे तो और जब बच्चा चल पड़ता तो हम कहते हैं बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ बस कर दो, ऐसा भी तो है। एग्जैक्टली, मेरे घर में भी आजकल ये सिचुएशन है। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक बंदी है, ठीक है, फीमेल है, और वो कह रही है मेरे पास दिन में 24 आवर्स में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स है, हाँ जी, मैं इससे ज़्यादा अपने आप को नहीं देख सकती, कौन सी एक्सरसाइज आप बोलेंगे कि आप ये करें वेट लॉस? मैं इस तरफ आ जाता हूँ, मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज भी बता देता हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर केस। लेकिन मैं आपसे सही बात अगर करूँ, अगर आप ऐसी बात कह रही हैं कि मेरे पास खाना खाने के लिए भी सिर्फ 10 मिनट हैं और मेरे पास सोने के लिए भी 10 मिनट, मैं इतनी बिजी हूँ, तो मैं फिर इस बात को मान लेता हूँ कि हाँ ठीक है, एक्सरसाइज के लिए आपके पास 10 मिनट है। नहीं, मैं जो जिनके भी लिए आप बात कर रही हैं, कोई एक पर्टिकुलर केस बात कर रही है, मैं सिर्फ ये इनलाइट करना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ की इम्पोर्टेंस इतनी ही है जितना आपकी खाने की है, आपके सोने की है, और एक और मैं बात बताऊँ आपके काम की भी है। देयर आर पीपल हु थिंक्स कि यार नहीं भाई मुझे तो काम करना है, मेरी तो डेडलाइन है। आपकी डेडलाइन वो है जो कि जब आप इस दुनिया में आए थे जब से चल रही है, एग्जैक्टली। सो असल डेडलाइन तो वो है, जितनी ज़िंदगी है सेहतमंद है, आप आज कुछ मिस भी कर देंगे 1 घंटे का ऑफिस, तो वो आगे जाके आप कवर अप कर पाएंगे। और अब तो ये है कि 24 आवर्स के भी जिम है, मतलब 10 बजे 12 बजे 1 बजे कभी तो चले जाओ, एग्जैक्टली, चले आप जिम नहीं जा सकते, और 10 मिनट जिसने ज़िंदगी में इतनी लीस्ट प्रायोरिटी रखी है कि वो 10 मिनट ही करना चाहती है या करना चाहता है, तो देखें मैं आपको थोड़ा सा रियलिटी बता दूँ। 10 मिनट में आप यूं भी कर सकती हैं, यूं भी कर सकती हैं, डांस भी कर सकती हैं। आई वुड से एटलीस्ट, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहूँगा, एटलीस्ट आप वॉक कर लें, साइकिलिंग कर लें, आप कोई भी म्यूज़िक या एरोबिक्स वाले को लगा के उसको फॉलो कर लें। अगर नी वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है, और स्टेयर्स भी यूजुअली क्या होता है हमारे जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं बिल्डिंग्स के ना, उसमें हमारी स्टेयर्स भी वो सेफ्टी मेजर के हिसाब से वो कहीं बहुत ज़्यादा होगा, कहीं बहुत कम होगा। अगर 4 to 5 इंच का है ना तो वो ठीक है, 6 इंच से ज़्यादा का होता है ना तो वो बहुत सारे लोगों के लिए सूटेबल नहीं होता, इतना बड़ा स्टेप, वो नी के ऊपर काफ़ी लोड आता है ना, लोग कहते हैं नहीं मैं बहुत फिट, मैं आराम से। सो अगर ऐसा है कि स्टेयर्स हैं और वो आपको तकलीफ नहीं देती घुटने में किसी चीज़ में, आप उसको भी यूटिलाइज कर ले बिल्कुल। और मैं स्टेयर से डरा नहीं रहा, इट्स अ गुड थिंग, बहुत अच्छा कार्डियो है, बट मेक श्योर कि आप ऐसा ना हो कि आप कर रहे हो और किसी दिन आपके नी में दर्द हो जाए, उसको भी ज़रा एहतियात से। तो 10 मिनट में
आपकी एक अच्छी ब्लड सर्कुलेशन, एक थोड़ी सी एक्टिविटी हो जाएगी जिसमें एक कैलोरिक बर्नआउट थोड़ा सा हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ी सी एक रियलिटी बताना चाहूँगा यहाँ पे कि इस चीज़ को आप लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ना समझें। इवेंचुअली लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्यों नहीं हो सकता? हमारी बॉडी के डिफरेंट एनर्जी सिस्टम्स हैं जो कि हम जब हरकत करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो बॉडी को अलग अलग तरीके से फ्यूल लेना होता है। जब तक कि कोई भी मूवमेंट 2 मिनट से ज़्यादा की रिदमेटिकली और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लाइक 2 मिनट से एटलीस्ट 10 मिनट से ज़्यादा 20 मिनट तक का एक्टिविटी नहीं होगी, हमारी बॉडी सफिशिएंटली फैट बर्निंग विंडो में जाएगी नहीं। ग्लाइकोलाइटिक पाथवे सिर्फ ग्लूकोज को इस्तेमाल करता है, जिसमें हैवी लिफ्टिंग, मूवमेंट, ये वाली सारी चीज़ें काम होती हैं। इमीडिएट शॉर्ट टर्म एक्टिविटी होती है कुछ सेकंड की, कुछ मिनट की, तो हम ATP-CP रेडी एनर्जी मॉलिक्यूल को इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन फ़ैट को इस्तेमाल करने के लिए पहले हमारा ग्लाइकोजन लेवल का यूटिलाइज होना इज़ इम्पॉर्टेंट। ATP-CP अगर यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है, जो मौजूद है, हम जब तक कि कंसेक्यूटिवली फटीग लेवल को अचीव नहीं कर रहे होंगे, ह्यूमन बॉडी रिदमेटिक मूवमेंट को फॉलो करेगी जब तक कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न सिंक्रोनाइज नहीं होगा, कि सांस नॉन स्टॉप देर तक फूला हुआ है। ऐसा नहीं कि हार्ट रेट तबाह कर दिया आपने कि चक्कर आना शुरू कर दें, इतना ज़्यादती नहीं करनी। इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड। एक कैलकुलेशन होती है, किसी सही ट्रेनर से रब्ता करेंगे आप, वो आपको बताएगा कैलकुलेट करके कि आपके मैक्सिमम हार्ट रेट के लिहाज से इस इंटेंसिटी के ऊपर आपने वर्किंग करनी है, तो ये आपका एरोबिक जोन है। उस एरोबिक जोन के अंदर आप रहेंगे प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ऑक्सीजन और फैट दोनों एज अ एनर्जी सोर्स इस्तेमाल हो रहा होगा। वो आपकी हार्ट की फंक्शनैलिटी को, हार्ट की मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, कार्डियक फिटनेस को भी इम्प्रोवाइज करेगा, प्लस वो इस्तेमाल करेगा फैट को एज अ एनर्जी सोर्स। तो 10 मिनट का जो वर्कआउट है ओवरऑल बॉडी मूवमेंट और फंक्शनैलिटी के लिए सूटेबल समहाउ मान लेते हैं कि ठीक है, लेकिन एफिशिएंटली फैट बर्निंग विंडो में जाने तक ही वो खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो वो उसके वैसे रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। उसके बाद आपने जाके खानी है बिरयानी, हाँ जी, तो फिर काम बराबर हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी अप्रिशिएट करूंगा कि एटलीस्ट ना होने से कुछ होना बेहतर है, तो आप 10 मिनट ही कर लें एटलीस्ट। ट्रेडमिल कितनी देर करनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन 20 मिनट से 60 मिनट का कार्डियो हो सकता है फॉर अ जनरल क्लाइंट, नॉट एन एथलेटिक क्लाइंट, जनरल क्लाइंट। बट ट्रेडमिल जिनको नी के प्रॉब्लम है, जिनको पॉस्टीरियर इशूज़ हैं, ज़्यादा देर तक ट्रेडमिल नहीं करनी चाहिए। अब ट्रेडमिल्स जो हैं वो एक और क्वेश्चन है कि वो कौन से मेक की होनी चाहिए। लेटेस्ट जो मॉडल डिज़ाइन होकर आते हैं, उनका जो डैक है, जो नीचे का सरफेस होता है जिसके ऊपर बेल्ट घूम रहा होता है, उसमें शॉक्स को एब्जॉर्व करने की कैपेबिलिटी होती है। पुराने वर्जन या सेमी कमर्शियल घरों में भी होती है। मैं थोड़ा सा इस बात पे रोशनी डालूंगा कि इस चीज़ को ज़रा देखें कि जो आपने इक्विपमेंट लिया है वो प्राइस नेगोशिएशन में तो देख लिया आपने कि जी कंपैरिजन में वो 8-10-12 लाख रुपए की, 25-25 लाख रुपए की ट्रेडमिल जो कमर्शियल यूजेज की हैं, मोर देन $8,000, $8,500 की। अभी थोड़े दिन पहले हम एक इनवॉइस मंगवा रहे थे एक कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए, तो $8,500 अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। 280 रुपये का डॉलर है आज के दौर में, आज की तारीख में। सो घर के इस्तेमाल के लिए अगर आप ट्रेडमिल वगैरह ख़रीदते भी हैं तो कोशिश करें कि वो उस तरह का मेक हो जिसका डैक शॉक एब्जॉर्व करता हो, ठीक है। अगर उसमें वो नहीं है और अगर आप 20 मिनट की वॉक के बाद आपको लगता है कि मैं अनड्यू फटीग ले रहा हूँ अपने जॉइंट्स के ऊपर, बॉडी तो थकनी ही चाहिए, तो यू नीड टू कंसिडर कि शायद वो मेक आपके लिए ठीक नहीं है, देन यू माइट कंसिडर। और फिर ट्रेडमिल की ज़रूरत किन लोगों को है जिनको एक पर्टिकुलर AC इन्वायरमेंट के अंदर और घर से बाहर जाने में थोड़ी सी परेशानी है और उनको एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहना है। तो मैं मान लेता हूँ चले ठीक है जी, आपने न्यूज़ देखनी है, अपडेट करना है, आप कुछ साथ साथ लिख रहे हैं या सोच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप ऐसी एक्सरसाइज से क्या फ़ायदा अगर आपका दिमाग ही वहाँ फोकस नहीं है। ठीक है, लोग जी म्यूज़िक को भी एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं, चलो बॉडी तो मूव कर रही है, ठीक है, मान लेते हैं। बट इन दैट सिनेरियो आई वुड से कि अगर आप सस्ते या इकोनॉमिकल वे आउट की तरफ जा रहे हैं, ऐसी चीज़ के ऊपर जा रहे हैं कि सस्ती ट्रेडमिल ले लेते हैं, बजट में भी आ जाएगी, लेकिन अगर आप जॉइंट से समझौता कर रहे हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा बुरी डील बनेगी, अच्छी डील नहीं होगी। इससे बेहतर फिर आप किसी गुड क्वालिटी साइकिल के ऊपर चले जाए तो वो भी फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो जाता है कि साइकिल जो है वो सबके लिए सूटेबल, जिसको लोअर बैक का मसला होगा वो अपराइट बाइक पे जल्दी थक जाते हैं, ये लोअर बैक जो है वो थकना शुरू हो जाती है, सीट थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती है। तो बट मैं जॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि वो साइकिल को फिर आप 1 घंटा भी चला लें तो कोई मसला नहीं, वो फिर भी जॉइंट फ्रेंडली होगी। जिनको लोअर बैक का प्रॉब्लम है यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, उनके लिए रिकम्बेंट बाइक, बैक सपोर्टेड बाइक एक अलग से आती है, तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन उस बाइक में अगर नॉर्मल कोई इंसान ट्रेनिंग करता है तो उसके अमाउंट ऑफ कैलोरीज बहुत कम बर्न होती है। फॉर एग्जाम्पल 20 मिनट में अगर आप अपराइट बाइक पे 180 कैलोरीज बर्न कर रही हैं
150 कैलोरीज बर्न कर रही है तो रिकमेंड बाइक पे वो 80 या 100 हो पाएंगी, अच्छा क्योंकि वो बहुत इजी होती है और बहुत जॉइंट फ्रेंडली होती है। लेकिन हायर एज ग्रुप के लोग हो गए जिनको जॉइंट्स के प्रॉब्लम है उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होती है। तो अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि कितनी देर की जा सकती है, 20 से 60 मिनट। अच्छा बट अगर ऐसा है कि वो घुटनों में दर्द करने वाले सवाल से रिलेट कर रही है तो मैं कहूँगा वो मशीन ऐसी हो कि वो जॉइंट फ्रेंडली हो। अच्छा ये बताएं, साइकिलिंग जो करते हैं वो प्रॉपर जो है उसका पोस्चर क्या है? प्रॉपर जैसे किसी को मैंने देखा वो पीछे होकर आराम से साइकिल चला रहे हैं जैसे वो कोई किसी गार्डन में, और जो है देखिए साइकिलिंग जो है वो साइकिल के मेक्स अलग अलग हैं, साइकिल के मॉडल्स अलग अलग हैं। स्पिन बाइक थोड़ी सी डिफरेंट है, एयर बाइक थोड़ी सी डिफरेंट है, एक कमर्शियल अपराइट बाइक थोड़ी सी डिफरेंट है। एडजस्टमेंट्स होती हैं। वन आपकी जो सीट की एडजस्टमेंट है ना, सीट की एडजस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा लो अगर हम रखते हैं और आगे की तरफ रेस्ट कर ले तो हम बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं। इफ़ यू वांट टू कंफर्ट योर बॉडी तो सीट लोअर साइड पे और अपर वाली साइड पे आपने फॉर एग्जांपल मैंने रेस्ट कर लिया, जैसे हम इस जगह पे हैं कि ये सीट हमारी नीचे और ये ऊपर है, मैं अगर यहाँ पे हाथ रखता हूँ तो ये बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन है, ठीक है। सीट ज़्यादा और ये नीचे हो जाएगा तो यू कैन सी कि कितनी एक थोड़ी सी ऑकवर्ड पोजीशन बनेगी, बट दैट्स अ डिफिकल्ट पोजीशन। सो जो रनर्स यानी जो साइकिलिंग के रेस के लिए होते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से सीट की एडजस्टमेंट करते हैं। इसी तरह जो लोग जिम में वर्कआउट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, सी व्हाट योर कंफर्ट सेइंग, थोड़ा सा अपने आप को चैलेंज करना चाहिए। स्लाइटली सीट आपकी जो सामने वाली पोजीशन से दूर होनी चाहिए। अगेन इसमें फिर एक बात आ जाती है उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए। इट्स अगेन टोटली अप टू यू, जितने आपकी आर्म की लेंथ बनती है आप स्ट्रेट आर्म भी रखें या बेंट भी रखें, इसमें कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा आपकी अपनी एकेडमी भी है और किस नाम से है वो? अभी जो हमारी करंट एकेडमी है दैट इज़ फिट प्रो 8 विच इज़ रनिंग फ्रॉम फिटकॉन प्लेटफॉर्म, फिटकॉन जिम से। इसके अलावा हमारी एक और एकेडमी है दैट इज़ डेफा, डॉक्टर ईसा प्राइम फिटनेस एकेडमी। इट्स अ वेंचर बिटवीन प्राइम फिटनेस एंड ईसा लैब। अच्छा। और इसके हम डिटेल्ड डिप्लोमा प्रोग्राम करवाते हैं। अच्छा ये सिर्फ ट्रेनर्स के लिए है या अगर सिर्फ मैं अपने लिए करना चाहती हूँ, मुझे ट्रेनर नहीं बनना लेकिन मुझे नॉलेज चाहिए? एब्सोल्युटली। देखिए फिटनेस एजुकेशन में कोई क्राइटेरिया एज सच एकेडमिक्स का नहीं होता, और एकेडमिक्स में अगर हम सिर्फ इतना कह देते हैं कि उसको इतनी नॉलेज समझ बूझ हो कि वो इंग्लिश के वर्ड्स या फिर टर्मिनोलॉजीज को समझ सकता है और बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो उसको समझ में आती है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस और फिजियोलॉजिकल कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा पजल्ड हो जाते हैं। तो इतना हो कि आप ये कोर्स समझ सकते हो। इट इज़ ओपन फॉर एवरी वन, देर इज़ नो क्राइटेरिया कि सिर्फ ट्रेनर होने चाहिए, सिर्फ मेल होने चाहिए या सिर्फ फीमेल होनी चाहिए। एनी वन फ्रॉम द एनी एज ग्रुप कैन कम और वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो फिट प्रो 8 है दैट्स अ शॉर्ट टर्म प्रोग्राम, ये 1 महीने से 1 महीना 10 दिन तक चलता है। टोटल 8 से 9 सेशंस होते हैं और 8 से 9 सेशंस के अंदर कंप्लीट बेस नॉलेज जो है हम कवर करवाते हैं, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल बोथ। इसी तरह हमारा एक प्रोग्राम जो है वो ग्रीनिच यूनिवर्सिटी से भी हुआ करता है। अच्छा। और एक हम डिप्लोमा प्रोग्राम वी आर कमिंग अप विद 2 यूनिवर्सिटीज़ और दैट इज़ अ डिटेल्ड डिप्लोमा प्रोग्राम। आई गेस आप लोग पहले हैं जो ये यूनिवर्सिटीज़ में लाए हैं या इससे पहले ये जो फिटनेस नहीं, अब तक यूनिवर्सिटीज़ के साथ नहीं स्टार्ट हुआ एक्चुअली। लोकल बॉडीज़ पे भी सी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन बड़ी महंगी होती हैं, बिल्कुल उनके रिकग्निशन के लिए। आप लोग भी डॉलर्स में तो नहीं लेते कहीं फीस? नहीं, हम लोग डॉलर्स में फ़ीस नहीं लेते क्योंकि हमारी जितनी भी सर्टिफिकेशंस हैं मोस्टली वो डोमेस्टिक हैं। अच्छा। और अगर कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करना चाहता है तो हम उनकी रजिस्ट्रेशन वी कैन गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड एंड वी कैन प्रोवाइड देम द एजुकेशन, जिसे हम ट्यूशन कहते हैं, या उसकी प्रिपरेशन हम करा देते हैं। और जो भी हमारे बेस कोर्सेज हैं लोकलाइज जो हमारी अथॉरिटीज़ से हैं वो ऑलमोस्ट उसी इंटरनेशनल कवरेज को पूरा कवर कर रहे होते हैं। तो अगर आपने ये पढ़ लिया होता है तो आप इंटरनेशनल एग्जाम के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, थोड़ी सी तैयारी और बढ़ा के अपनी। सो 2 यूनिवर्सिटी से साथ इंशाल्लाह प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो रहा है डिप्लोमा का, एंड देन प्लस वी वर्किंग ऑन मल्टीपल डायमेंशन जिसमें हम 1 डे वर्कशॉप बहुत सारी करवाते हैं। और इसके अलावा काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं। 2024 से 2025 का FPCCI जो है हमारी, उसका मैं कन्वीनियर हूँ फिटनेस इंडस्ट्री का, हेल्थ एंड फिटनेस का। सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि दैट वी नीड टू इंटीग्रेट द इंडस्ट्री एंड वी नीड टू रेज द बार। सो एक्चुअली मेरा पार्ट सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपनी एकेडमी, सिर्फ मेरा ब्रेड एंड बटर नहीं है एकेडमी, इट्स अ पैशन कि मैं फ़िटनेस के लोगों के लिए आसानी करूँ और जो लोग एक्सेल करना चाहते हैं अपने करियर को उनको बेहतर एजुकेशन मिल जाए। और वो जो मुश्किलात आपने देखी थी, क्योंकि आपने जब स्टार्ट किया आई गेस 14 इयर्स जी बिफोर, तो 19 इयर्स हो गए, 2006 में स्टार्ट किया था। तब आप कितने साल के थे? हाँ, मैंने इंटर किया था, ग्रेजुएशन साथ साथ पढ़ा था और फिर ACCA भी साथ साथ चल रहा था, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मॉडलिंग भी साथ साथ स्टार्ट हुई। पहला बंदा कौन था जिसने इंस्पायर किया हो, या पहला बंदा जिसने आपको बोला कि तुम फिटनेस पे क्यों नहीं ट्राई करते? देखिए एज अ करियर तो इट वाज माय फ्रेंड अच्छा Nadeem. He told me why you should
यू नो क्यों उनको ऐसा क्यों बिकम अ लगा? प्रोफेशनल एथलीट थे आप बिकॉज इसलिए या? वो मेरे मॉडल कॉलीग्स में से आते थे एंड ही वाज अच्छा। वन ऑफ अ वेरी फिट गाय बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने की जो पहली इंस्पिरेशन दैट वाज माय ब्रदर अच्छा। आतिफ हाँ ही वेंट अब्रॉड वो 25 साल हो गए उनको गए हुए अच्छा। पाकिस्तान से बाहर बट ही वाज द वन हु एक्चुअली वाज वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड एक्सरसाइज एंड जिम्स एंड एवरीथिंग दो उनसे भी बड़े भाई जो है मेरे ही यूज्ड टू बट ही वाज लाइक ऑन एंड ऑफ और जो आतिफ ने मेरे हम 4 भाई हैं तो तीनों में जो बड़े थे काशिफ भाई उन्होंने थोड़ा बहुत टाइम करके शायद गिव अप कर दिया स्टिल ही प्रैक्टिस बट वो उनका ये होता है कि मेरा बॉडी वेट कम रहना चाहिए वेट नहीं बढ़ना चाहिए और बस बेसिक नॉर्मल फिजिक रहना चाहिए बट आतिफ वाज द वन हु वाज वेरी डिटरमिन्ड एंड enthusiast ही वांटेड टू हैव लाइक अ प्रॉपर बॉडी वो स्विमिंग भी और एथलेटिक वाली वो भी मनोवर्स भी ये वाली सारी चीज़ें वो करते थे तो आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम somehow I अब मैं वो थोड़ा सा आगे क्रेडिट निकल लेते हैं कभी कभार कि देखो मेरी वजह से जो है ना उनको शायद इतना ज़्यादा उनको ठीक है उनको होगा अंदाज़ा लेकिन मैंने कभी खुल के बोला भी नहीं कि मैंने आपको देख के स्टार्ट किए तो अभी वो अच्छा, सुनेंगे वैसे- देखेंगे तो बोलेंगे अच्छा मैं ही था तुम्हारे पीछे कभी कभार ऐसा होता है कि हमें खुद नहीं पता होता कि हमारी अब कितनी इंपॉर्टेंस है या कितनी वैल्यू है या Exactly. हमने अपने मुल्क के लिए अपनी फैमिली के लिए क्या किया है। Absolutely, कोई ऐसा ही है। ऐसा जो है टाइम या कहीं पे आप गए हुए हो तब आपको फील हुआ कि यार वासिफ तुमने कुछ किया है यार लोग जान रहे हैं तुम्हें और वैल्यू है जी जी तुम्हारी। जी बिल्कुल ऐसा होता है एंड समटाइम यू डोंट इवन गेट टू नो लेकिन अगर हम थोड़े से ब्रॉडर विजन के अंदर सोचें सो जैसे ही आप ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं जैसे ही आप किसी ऐसी डेजिग्नेशन के ऊपर आते हैं जहाँ पे आपके सबऑर्डिनेट्स हैं आपका एक सर्कल है डेफिनेटली यू बीइंग वॉच्ड डेफिनेटली यू बीइंग स्क्रूटनाइज्ड और यू बीइंग जज्ड और देयर आर मल्टीपल मैसेज यू डिलीवर एवरी डे इंटेंशनली और इनइंटेंशनली जानबूझ के या बगैर जान के हम बहुत सारे मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं और जो हमसे लोग इंस्पायर होने की कैपेबिलिटी रखते हैं वो हमसे गलत मैसेज भी ले सकते हैं हमसे अच्छा मैसेज भी ले सकते हैं सो इट्स बेटर दैट वी हैविंग दीज पर्क्स इन लाइफ वी नीड टू हैव यू नो एक इंस्पिरेशनल कैरेक्टर पर्सनालिटी एंड मोटिवेटेड पर्सनालिटी जो कि लोग इंकरेज भी करे और सिर्फ इस जेस्चर या अपनी बॉडी लैंग्वेज से या अपनी स्पीच पावर से ही नहीं ऑल्सो ट्राई टू मेक देयर पाथ ईजियर कि यार यहाँ से पढ़ लो यहाँ से पढ़ लो यहाँ से पढ़ लो और इस जगह आ जाए मैं करवा देता हूँ इस जगह आ जाए मैं करवा देता हूँ तो वो इस तरह से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूँ जैसे हमारा जो एजुकेशनल कोर्स है यू माइट हैव बीन अवेयर आप सबको भी पता ही होगा कि यूजुअली इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के जो चार्जेस हैं वो कितने अमाउंट चार्ज करते हैं मेरे ख्याल से $600-800 मिनिमम प्राइस से लेके $2500-3,000 तक की प्राइसेस के ऊपर तक जाती है सर्टिफिकेशन शायद इससे भी ज़्यादा कुछ महंगी है हम अगर प्राइस को डॉलर के अंदर कन्वर्ट करें लिटरली $100 भी नहीं बनते अच्छा $100 भी नहीं बनते तो आज के दौर में $100 जो है वो 28-30 हज़ार रुपये के बनते हैं तो वी आर ओनली चार्जिंग 25,000 रुपीज़ और उसमें भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि डिस्काउंटेड के ऊपर होते हैं और तकरीबन अब से लेके पिछले 7 साल तक 7 साल से बिकॉज 7 साल से पहले तक हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटीग्रेटेडली हम पढ़ा रहे थे सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं आप अपनी नहीं चला सकते अब वो क्योंकि वहाँ का डायनामिज्म चल रहा है वहाँ का एक मैकेनिज्म है पूरा तो उनको मैं ओवर ब्रीच नहीं कर सकता लेकिन पिछले 7 साल से अल्हम्दुलिल्लाह वी बीन एबल टू डू आवर चार्टर्ड सर्टिफिकेशंस एक्सपोर्ट्स भी हुआ फिट प्रो 8 भी हुआ फिट प्रो 8 यूनिवर्सिटी के साथ भी हुआ फिर रिजवान नूर की भी सर्टिफिकेशन में हमने पढ़ाया डेफा डॉक्टर ईसा प्राइम फिटनेस अकेडमी कितनी सारी वर्कशॉप्स हंड्रेड्स ऑफ वर्कशॉप हो गई सो वहाँ पे वी वर बी एबल टू कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि अंडर प्रिविलेज्ड है या एट द मोमेंट ही और शी कैन नॉट अफोर्ड इट दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से बट दे आर डेडिकेटेड कि हमें पढ़ना है वी वेलकम देम एंड स्टिल दे आर वेलकम हम तकरीबन हर बैच के अंदर 2-3 बच्चे ऐसे ज़रूर होते हैं जो कि फ़ीस पे भी नहीं कर रहे होते वी जस्ट वांट कि अच्छा ठीक है अगर ये पढ़ लेगा तो आगे करियर सेट हो जाएगा पढ़ लेगा तो एक अच्छा एम्प्लॉय किसी जिम के लिए या हमारे जिम के लिए जनरेट हो जाएगा नहीं तो अपने आप के लिए कुछ ना कुछ बेहतर कर लेगा क्लासरूम तो वैसे ही होना है इस क्लासरूम में अगर 25 लोगों की जगह और मैंने 10 लिए हैं 10 से फीस ली हुई है तो बाकी 15 सीट्स तो खाली हैं वो पढ़ लेगा इस बैच में तो क्या चला जाएगा और वो एलिजिबल भी है आपको लगता है कि आगे अच्छा करेगी अच्छा करेगा वो बच्चा तो वाई नॉट सबकी नहीं होती ऐसी सोच बट हमने कोशिश की कि हम इस तरह के स्लॉट रखें तकरीबन हर बैच में तो इसके और ये इसकी क्या कोई एडमिशंस कब होते हैं कोई स्पेसिफिक देखिए सिंस हम प्रॉपरली एज ए स्कूल एज ए कॉलेज इदारा नहीं काम करें मेरे अपने भी बहुत सारे काम और जिम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसल्टेशन से लेके कुछ कॉर्पोरेट तक और कुछ प्राइवेट क्लाइंट्स तक है सो व्हाट वी डू इज़ कि हम हर 2 से 3 महीने बाद अनाउंसमेंट कर देते हैं जब हमें लगता है कि मेरे सारे टीचर्स मेरे दूसरे टीचर्स भी हैं वो भी सारे मशहूर ट्रेनर्स हैं रब नवाज़ है तला फारूकी हैं मरियम हैं ज़ैनुल आबदीन हैं
उससे पहले और भी टीचर्स थे, कुछ अब्रॉड चले गए, कुछ दूसरी जगहों पे एंगेज हो गए। तो ये सारे अच्छे खासे बिजी लोग हैं और हाईली इन डिमांड लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर यार मैं देखता हूँ यार मेरा अगले महीने में शायद मेरे पास थोड़ी विंडो ज़्यादा खाली है, या पैसे तो हम कमाते ही नहीं ना उससे, वो तो देखें अगर मैं लोग तो यही समझते हैं ना। एग्जैक्टली, देखिए नहीं, वो 20,000 रुपये की अगर फीस, 25,000 रुपये की अगर हम फीस लेके 20 बच्चे भी पढ़ा लेते हैं तो वो बहुत बड़ा कैपिटल बनता नहीं है। फिर जितने सारे लोग, मार्केटिंग टीम, जिम, प्रीमिसेस, एयर कंडीशनिंग, लाइट, बिजली, नोट्स, एग्जामिनेशन और इक्विपमेंट का खर्चा है, वो हम मोस्ट ऑफ द टाइम वी एंड अप स्पेंडिंग आवर ओन मनी। सो वो हमारे लिए बिजनेस नहीं है। अगर बिजनेस होता तो एक प्रॉपर क्लासरूम खोल के मैं अब तक के, या हम लोग स्टार्ट कर चुके होते कि लेट्स जस्ट डू दिस ओनली, वो हम लॉट पे लॉट निकाले। तो हर 3 से 4 महीने बाद हम अनाउंस करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मेरा चौथा बैच आप लोगों की अपनी प्रोफाइल पे होती है, हमारे प्रोफाइल पे, मेरे इंडिविजुअल प्रोफाइल पे भी होती है, जिम के प्लेटफॉर्म पे भी होती है। वी ट्राई टू टैग द पीपल हु आर कनेक्टेड विद इट, ताकि वो मैसेज कन्वे हो जाए। सिंस ऑडियंस बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है, इसके अंदर हर कोई नहीं पढ़ता, सिर्फ वो पढ़ता है जिसको वाकई सीखने का शौक है। एज वी स्टार्टेड के बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं जिन्होंने 3 महीने जिम जाके ही सब सीख लिया और वो समझते हैं मुझे तो सब आता है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो ये वाली बात यहाँ पे भी अप्लाई हो जाती है कि हर कोई नहीं पढ़ना भी चाहता। तो जो उसका बिजनेस मैकेनिज्म है वो इतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता, तो हम उसको एज अ बिजनेस मॉडल लेते भी नहीं हैं। बट as a consecutively endorsement of the brand, consecutive establishment of the brand, and consecutive message to convey and ease the education of fitness in Karachi at least, क्योंकि domestic level पे भी कराची हमारे एक्सेस में, तो ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए। ये हमारा प्रोसेस होता है। बैच तकरीबन 1 महीने से 1 महीना 10 दिन तक चलता है। ये बैच ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम 2 से 3 महीने विल प्लान है, चढ़ी कीजिए, रब नवाज तलहा और ही उसे वीकेंड्स फ्री हो जाएंगे, इस महीने में मैनेज आएगा, नहीं अगले महीने कर लें, इस महीने ज़्यादा कमिटमेंट। तो 3 महीने से 4 महीने में हम अनाउंस कर देते हैं, जितने बच्चे हमारे पास आ जाते हैं उसको हम फिर बैच स्टार्ट कर देते हैं। जो डिप्लोमा प्रोग्राम है दैट इज़ एज जिस पे अभी थोड़ा सा गैप भी आया है, सेट कि वो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक बिजनेस वेंचर है, उसमें हमारी एफिलिएशन कुछ गवर्नमेंट इदारों के साथ भी है, उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। एग्जैक्टली, दैट्स अ डिप्लोमा प्रोग्राम। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है कि हमें उन इदारों को भी पेड ऑफ करना है पर बच्चा, उस दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को भी हमें पेड ऑफ करना है। तो वो एज अ बिजनेस मॉडल भी है दैट वो हेल्प तो है, बट एज अ बिजनेस डेफिनेटली देयर इज़ अ फीस, और वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है बिकॉज वो डिटेल प्रोग्राम है, 3 से 4 महीने तक चल रहा होता है। 3 से 4 महीने टीचर्स ऑक्यूपाइड रहते हैं, जिम फैसिलिटीज़ को हम यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, तो वो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो उसकी है कि फ़ीस थोड़ी सी इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा है, बट वो एक बिज़नेस मॉडल है। तो उसके जो प्रोग्राम्स हैं वो साल में 1 दफ़ा अगर होता है, तो ये साल में 3 से 4 दफ़ा होता है। अच्छा, ये बताएं फिटनेस ट्रेनर और बॉडी बिल्डर में क्या फ़र्क है? देखिए बॉडी बिल्डिंग और क्या हर बॉडी बिल्डर जो है अच्छा ट्रेनर हो सकता है? बॉडी बिल्डिंग, अब 2 सवाल है। पहले मैं आपका ये वाला सवाल कि बॉडी बिल्डिंग में और फिटनेस ट्रेनर में क्या फ़र्क है। बॉडी बिल्डिंग एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स है, एक कम्पिटिटिव स्पोर्ट है, जिसके लिए आपको सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ फिजिक ओनली, फिजिक, नो मैटर व्हाट, आप बेंच प्रेस कितने केजी से करते हैं, डजंट मैटर, बट आपकी एंड ऑफ द डे ऑन द स्टेज आपकी फिजिक, आपकी कंडीशनिंग, आपकी बॉडी की प्रोपोर्शनल इल्यूजन कैसा है, उस बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। फिटनेस ट्रेनर फिटनेस पर्सन है तो एक अलग बात है, और फिटनेस ट्रेनर है तो थोड़ी सी और डिफरेंट बात है। फिटनेस में देयर इज़ नो क्राइटेरिया ऑफ मेजरमेंट इंचेस और इल्यूजन। फिटनेस इज़ बेसिकली काउंटेबल थिंग, जिसमें आपकी बॉडी फैट परसेंटेज मैटर करती है, आपका कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस मैटर करता है, आपकी मसल स्ट्रेंथ एंड्योरेंस मैटर करती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मैटर करती है, और यही एक फिटनेस ट्रेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करे, उनको मेजर करे, उनके ऊपर ट्रैक मॉनिटरिंग रखे। इसकी टेस्टिंग जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई, टेस्टिंग होती है। इसकी टेस्ट डिवाइसेस जो अच्छे रिकग्नाइज्ड हैं उन पे अवेलेबल हैं इनकी डिवाइसेस, और ट्रेनर्स इतने ट्रेंड हैं कि वो ये करवा सकते हैं और करवाते हैं अपने क्लाइंट्स को। इसकी बेस रीडिंग्स लें और इसकी फॉलो रीडिंग्स हर महीने बाद, 6 हफ्ते बाद, 8 हफ्ते बाद मैक्सिमम ज़रूर लें क्लाइंट्स की, ताकि हम उनकी प्रोग्रेस देख सकें। बॉडी बिल्डिंग में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि आपकी कार्डिक फिटनेस होनी चाहिए या फैट परसेंटेज कितनी है। दे विल सी हाउ यू लुक, एंड इफ़ यू आर एक्चुअली लुकिंग गुड you will get a decent score and decent जो भी टाइटल्स होते हैं वो आपको मिलेगा among that lot, उस पर्टिकुलरली उस साल में कितने लोग स्टेज पे हैं। तो दोनों का बिल्कुल ही डिफरेंट, वो एक स्पोर्ट्स है और ये एक लाइफस्टाइल है। और आई गेस वो उनके अपने लिए है, बॉडी बिल्डर के लिए वो उनके अपनी सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। वैसे भी वो मोस्टली जितने बॉडी बिल्डर्स मैंने देखे। और दूसरा ये इसी से क्योंकि ऐड कर दूँ सवाल के, वो टीको का भी बताइएगा। हाँ अच्छा, फिर मैं इस सवाल को भी रिलेट कर देता हूँ, क्या बॉडी बिल्डर्स अच्छे ट्रेनर्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, देयर इज़ नो लिमिट। अब बात सारी ये है कि मोस्टली कॉमन हमें क्या देखने को मिल जाता है। देखिए, अगर कोई
स्टेरॉइड्स या इस तरह की प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए कोई आता है, डेफिनेटली द स्टडीज़ हैज़ बीन शोन इट, इट्स ऑनलाइन, एवरीथिंग इज़ देयर, आप रिसर्च से जा सकते हैं कि वो आपकी ब्रेन केमिस्ट्रीज को भी थोड़ा छेड़ता है, मिजाज पे भी फ़र्क आता है, बिल्कुल। चिड़चिड़ापन, इनकन्सिस्टेंसी या थोड़ा सा बिहेवियरल चेंजेस बहुत कॉमन है। तो इन दिस साइड ऑफ अडॉप्टिवेशन अगर इस तरह की हो जाती है प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अगर आप किसी इस तरह के उसमें रहें, जोन में रहें कि यार आप नहीं फील करते सोशल होना, आप नहीं फील करते बहुत ज़्यादा कस्टमर ओरिएंटेड या हम्बल, बिकॉज आप एसेंस यूर वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड दैट आई एम द वन, और वो एक गेम की डिमांड है। जब भी कोई बॉक्सर भी खेल रहा होता है तो वो सामने वाले को झुक के सलाम थोड़ी करेगा, उसको हिट करना है, उसको मारना है, वो गेम की कॉम्पिटेंसी लेवल है। सेम थिंग गोज इन बॉडी बिल्डिंग, सो देयर इज़ नो हार्म, बट अगर ऐसा कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि वो अडॉप्टेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपका माइंड सेट बिकम्स डिफरेंट। फिटनेस ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर के लिए एक अच्छी कस्टमर ओरिएंटेशन अप्रोच होना बड़ी इंपॉर्टेंट है, एम्पैथी होना आपके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ़ आई हैव टू वर्क विद यू, वर्क विद योर फिजिक, वर्क विद योर स्ट्रेस लेवल एंड एवरीथिंग, आई नीड टू अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंडिंग एट द मोमेंट। और मैं लाइक मोर गिवर रदर देन मोर टेकर, इस तरीके की पर्सनालिटी अगर होती है तो आप बहुत बेहतर और कामयाब सक्सेसफुल फिटनेस ट्रेनर जो है वो बन सकते हैं। सो बट ऐसा है, इन माई सर्कल आई हैव सीन लॉट ऑफ बॉडी बिल्डर्स बीइंग एन अमेजिंग कोच, इवन दो अगर हम इंटरनेशनल इंडस्ट्री में भी देखें, देयर आर अमेजिंग बॉडी बिल्डिंग कोच जो कि अपना बॉडी बिल्डिंग करियर भी ख़त्म कर चुके हैं और खेल भी रहे हैं और फिर भी कोचिंग कर रहे हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है, इट कैन बी ईदर साइड, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। फिर आपने सवाल किया जी स्टेरॉइड्स का, स्टेरॉइड बोल के ये चुप हो गई कि आगे क्या बोलना है, टीके बोल के तो स्टेरॉइड जो है वो खाई भी जा सकती हैं, इंजेक्टेबल भी हो सकती हैं। तो इसमें कहना क्या है कि आप पूछना चाह रही हैं ये एग्जिस्ट करती हैं, है कि नहीं, इसका क्या साइड इफेक्ट है? ठीक है, अच्छा देखें, नॉट ओनली मैं एक आपको थोड़ा सा आई ओपनर दूँ, ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं है, बॉडी बिल्डिंग सबसे ज़्यादा कॉमन गेम तो है जिसमें स्टेरॉइड्स का जो इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है या नोटिस किया जाता है। बट देयर आर मेनी गेम्स, मेनी स्पोर्ट्स, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो फुटबॉल जैसे बड़े मैसेस लेवल के स्पोर्ट्स में भी देयर आर मेनी एथलीट्स, मेनी सुपर डुपर स्टार प्लेयर्स जिनके ऊपर पाबंदियाँ या उनके ऊपर बैन किए गए हैं बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस स्टेरॉइड्स। क्रिकेट में भी रहा है, मल्टीपल टाइम हुआ है, हॉकी में भी रहा है, और भी दूसरे ओलंपिक्स के भी जो गेम्स होते हैं उसमें एक प्रॉपर पैनल होता है जो कि सारे एथलीट्स का, उन पर्टिकुलर एथलीट्स का जिनकी कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ सकती है ड्रास्टिकली, उनके प्रॉपर डोप टेस्ट होते हैं। जब ओलंपिक विलेज बनता है, जब वो कैंपिंग्स स्टार्ट होती हैं, बिफोर जॉइनिंग दैट, बिफोर कंपटीशन, इवन आखिरी स्टेजेस पे भी अगर कोई क्लेम्स आ जाते हैं, कोई वो आ जाते हैं, डाउट्स हो जाते हैं कि जी समथिंग इज़ गोइंग फिशी, तो डोप टेस्ट होते हैं। तो ये पूरी दुनिया में कॉमन है, सारे स्पोर्ट्स के अंदर ही कॉमन है। फिर आ जाती है बात कि बॉडी बिल्डिंग में क्यों ज़्यादा है, ऑब्वियसली क्योंकि एक शॉर्ट लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक सर्टेन कंडीशन के ऊपर बॉडी को लेके जाना, ह्यूमन बॉडी की जो प्रोडक्टिविटी है उसको कई ज़्यादा चैलेंज करती है। तो उस स्टेज पे जाने के लिए कुछ हाई परफॉर्मेंस, हाई एक्सेलरेशन वाली चीज़ें जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, जिसके बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी हो, देयर इज़ कॉमन, ऑब्वियसली फीमेल के अंदर रुझान बहुत कम है इंटरनेशनली, वेस्ट वर्ल्ड में फिर भी कुछ फीमेल बॉडी बिल्डर्स हैं, लेकिन हमारी एशियन वर्ल्ड वाली साइड पे तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर ही है। और स्टेरॉइड का इस्तेमाल तो आई एम प्रीटी श्योर कि फीमेल की तरफ से बहुत ही ज़्यादा कम होगा। मेल बॉडीज़ के साथ इट्स वेरी कॉमन कि उनके जो एंडोक्राइन साइकिल्स हैं, उनके जो हार्मोनल सिस्टम्स हैं, उनकी जो मेंटल अप्रोच है, स्ट्रेस का लेवल है, ये सारी चीज़ें बड़ा डिस्टर्ब हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन द टेस्टोस्टेरोन लेवल इज़ वेरी हाई, तो मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, ठीक है, इट्स लाइक मैस्कुलिनिटी ऑफ मेन कि टेस्टोस्टेरोन जब हाई होगा तो उसका मेन पावर जो उसका है वो हाई लेवल स्टैंडर्ड के ऊपर होता है, कि उसकी एक लेवल ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस कर रही होती है, एज ग्रुप के साथ साथ वो मेंटेन रहती है, और फिर हायर एज ग्रुप में वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। सिंथेटिकली अगर कोई इंजेक्ट करता है या उसको इस्तेमाल करता है तो वो नॉर्मल परफॉर्मेंस से या नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल से काफ़ी ज़्यादा हाई है। एट दैट प्रोड्यूसर फॉर एग्जांपल 500 to 700 का स्केल मेंटेन करती है उसकी बॉडी, और वो सिंथेटिकली या फिर उसको किसी और तरीके से उसको वो इंजेक्ट करके या इस्तेमाल करके 1000 से ऊपर ले जाते हैं। जब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के ऊपर बॉडी के अंदर ऑलरेडी एक चीज़ अवेलेबल होती है, तो ह्यूमन बॉडी एक इतनी ज़बरदस्त मशीन है कि किसी भी चीज़ के एक्सेस के लिए सेकंड मैकेनिज्म खुद ब खुद स्टार्ट कर देती है। एक चीज़ ऑलरेडी उसके स्टैंडर्ड से ऊपर चली गई है, 700 के बजाय 1000 से ऊपर चली गई है, तो ह्यूमन बॉडी डिसाइड करती है कि ठीक है, आई एम ऑलरेडी वेरी गुड इन नंबर्स, आई विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इट फर्दर एनी मोर,
बिकॉज ये नंबर तो ऑलरेडी ऊपर है, तो ये जब ग्लास फिल हो गया इसमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। बट जब वो एक्सटर्नल इनटेक ख़त्म हो जाएगी और यहाँ से सिस्टम ने खुद से खुद डिसाइड कर लिया कि मैं तो प्रोड्यूस करूँगा नहीं, ऑलरेडी ज़्यादा चल रहा है, तो जब वो ब्रेक आता है तो उस टाइम पे जो आपकी सेल्फ प्रोडक्शन है वो बहुत लो होती है टेस्टोस्टेरोन की, और वो फेज़ बहुत ही ड्रास्टिक और बड़ा डार्क और बड़ा स्ट्रेसफुल होता है, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर नॉट केपेबल टू इंडोर्स योर सेल्फ एज अ मैन। तो वो काफ़ी ड्रास्टिक सिचुएशन होती है। इट कैन गो प्रोलॉन्ग सम टाइम, इट कैन वैनिश फॉर अ वाइल। तो ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक एरिया है, वन ऑफ इट। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ साइकोलॉजिकल वे में, ये तो बहुत कॉमन सी बात है और मुझे सबको ही मालूम है इस बारे में। साइकोलॉजिकल फैक्टर, व्हेन यू हैव अ वेरी गुड टेस्टोस्टेरोन, स्पेशली मर्द हजरात सुन लें, इवन खातूनों को भी, फीमेल को भी ये समझना चाहिए, मेल साइकोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है, जिसको अप्रिसिएशन बहुत पसंद है एंड दे परफॉर्म इवन बेटर व्हेन दे गेट अप्रिसिएशन इन ऑल मैनर्स। एंड ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अप्रिसिएशन उनके घर से, माँ बाप से, एंड स्पेशली हु आर मैरिड, उनके स्पाउसेस से, उनके बच्चों से आती है फर्स्ट अप्रिसिएशन, because they feel strong in their house, they feel, you know, responsible in their house. If you keep telling anyone, for example, जी हमारे भाई बैठे हैं वो कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो और डेडिकेटेड और फोकस हो जाएंगे, यू डूइंग रियली गुड जॉब, आपने बहुत अच्छी लाइट कैमरा सब कुछ संभाला है, स्टूडियो की पूरी टीम। तो दे गेट एक्चुअली इस बात के कहते, इस बात के सुनते ही ना, दे गेट इवन मोर फोकस, यस 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 आई एम डूइंग इट, आई यू आर राइट, बट आई एम मोर डिटरमिन्ड टुवर्ड इट। सो ये साइकोलॉजी है मेल की ख़ास तौर पे, ख़वातीन में भी होती है, लेकिन मेल डिपेंड ही इस चीज़ के ऊपर कर रहा होता है। जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ होता है, दे फील सुपर ह्यूमन, देयर मूड इज़ वेरी गुड, they feel less stress, they're more good in sports, they're more productive, उनकी responsiveness, उनकी कहना चाहिए overall productivity, you will see, you can easily judge a person who is dynamic in the room, you can easily judge कि यार chemically inside his body his endocrine system is working really well। वो उसके चेहरे से, वो उसकी परफॉर्मेंस से, उसकी पर्सनैलिटी से you will see कि यार something is going on differently in his body। On the other side, a person who is down, who is lazy, he is not engaged in relationship, or maybe he's running from the relationships, he's running from the responsibility, he's not doing really well in the office or in the gym, whatever the workplace he belongs to, or studies, that is the lower testosterone level most of the time। stress भी बढ़ेगा, उसके acceptance ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, उसकी अपनी existence को वो burden feel करेगा, liability feel करेगा किसी सर्कल में, अपने घर में, अपनी सोसाइटी में। सो इमेजिन करें एक बंदा 1000 के नंबर से ऊपर जा रहा है, इमेजिन हाउ बेटर ही वुड बी फीलिंग एट दैट टाइम, आई एम ऑन द टॉप, ठीक है, नो वन कैन बीट मी, वो उस माइंड सेट पे है, और 3 महीने बाद ही इज थिंकिंग मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम फिनिश्ड। तो उस माइंड सेट का जो गैप है, दैट इज़ अ ह्यूज साइकोलॉजिकल डैमेज। तो मैंने फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों डैमेज को सिर्फ एक एग्जाम्पल के, देयर मेनी, तो इट्स एन आई ओपनर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दीज थिंग्स कैन बी very tricky, very dangerous on the health, and very dangerous even on the relations। तो बहुत ख्याल करें, इवन अगर बहुत हायर स्टेज पे बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और कॉम्पिटेंसी लेवल इस लेवल का है, यू वांट टू ट्राई इट आउट, डू इट विद द एक्सपर्ट। ऐसा नहीं है कि इसके पीछे रिसर्चेज नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसके डिफरेंट सेफर मेथड्स नहीं है और इसके ऊपर कोई बड़े से बड़े डॉक्टर्स, फिजिशियन, सर्जन्स या रिसर्च वाले लोगों ने काम नहीं किया हुआ है। बट गो टू दोज प्लेसेस, डोंट गो टू द प्लेसेस, डोंट गो टू द पर्सन वो अगेन जो कि 3 महीने की प्रैक्टिस से अपने आप को एक कोच बता रहा है कि मैंने देखा हुआ है तो मुझे पता है कैसे चलती है गाड़ी। सो इस तरह की जगहों पे ना जाएं। जो स्टेरॉइड्स अगर किसी ने लगा लिए, अब क्या करे वो, क्योंकि एकदम से नहीं आप रोक सकते, तो देखिए, क्या किया जाए? एज आई सेड, ह्यूमन बॉडी, अगर आपकी जेनेटिक्स और आपकी एज ग्रुप सपोर्टिव है तो जल्दी आपकी बॉडी जो है वो इंटॉक्सिफिकेशन को, सारे प्रोसेस को वापस अपने नॉर्मल उसके ऊपर ले आए। और इसके लिए आपको जो है डॉक्टर के पास जाना है फ़ौरन। जी, अगर अल्लाह ना करे अगर साइड इफेक्ट हो गए हैं, डेफिनेटली यू शुड गो टू दी एक्सपर्ट, ताकि जो भी बॉडी के अंदर उसके एंटी या फिर उसके नेगेटिव वो आ रहे हैं उसको वाइप आउट किया जाए। अगेन फिर उसके बाद अगर वैसे जो यूजुअली लोग करवाते हैं, जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने नोटिस किया है, उसमें जो बॉडी बिल्डर्स सही प्रॉपर इंटरनेशनल कोचेज़ के साथ, पढ़े लिखे कोचेज, इवन पाकिस्तानी कोचेज़ भी जो पढ़े लिखे हैं और सही अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं, सो वो आफ्टर डूइंग द साइकिल दे टू इट ऑफ, उसको जो जिस तरह से वापस नॉर्मलाइज के ऊपर बॉडी सिस्टम को ठीक करना है, नॉर्मल सिस्टम को कैसे एक्टिवेट करना है, उनमें कौन कौन सी मेडिसिन, उसके अंदर कौन कौन से फूड सप्लीमेंट्स, गट सिस्टम के लिए, न्यूरो सिस्टम के लिए,
न्यूरो रिस्पॉन्सिव सिस्टम के लिए, वापस अपनी बोन डेंसिटी और वो सारी चीज़ों को, जॉइंट्स को नॉर्मलाइज करने के लिए जी कितना mg विटामिन लेना है, कितना आयु विटामिन लेना है, कितने mg आपने ये विटामिन सी लेनी है, कैल्शियम खाना है, कुछ और खाना है, कोई बाय प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है, यू नो ऑल दीज थिंग्स। एस्ट्रोजन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं यूजुअली आफ्टर द साइकिल एंड्स इन बॉडी बिल्डर्स, उसको कैसे नॉर्मलाइज करना है, यू नो, तो वो सारी डिफरेंट एक चीज़ है, बट दिस इज़ पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि वो जिन जिम्स में ही लग रहे होते हैं, लगाए जा रहे होते हैं इंजेक्शंस स्टेरॉइड्स के, तो क्या ये अलाउ है, इलीगल है, लीगल है? अगर फ़र्ज़ करें मैं किसी जिम जाती हूँ, मुझे पता है कि यहाँ ये होता है, तो क्या वो मैं कंप्लेन कर सकती हूँ? जी डेफिनेटली, अगर ये चीज़ लीगल होती और ये चीज़ कॉमन होती तो कोई भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करके लिख देता, और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये वाली मेडिसिन किसी को इस्तेमाल करवाना इज़ प्रोहिबिटेड, मना है, और इसकी सेल परचेज भी मना है। अच्छा, और तो ये आप मैसेज दे सकते हैं लोगों को कि भाई अगर आप देख रहे हैं या आपकी नॉलेज में है, टाइप्स बहुत सारी हैं, प्रोडक्ट्स बहुत सारी हैं, आई कैन नॉट नेम, इवन बहुत सारी तो ऐसी हैं शायद मैं उनको जानता भी नहीं हूँ। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जिसका नाम होता है क्लेम्बिट्रॉल, ठीक है, वो वेट लॉस वाले के लिए एक टाइम पे, इस ड्रग को इफ़ यू सर्च ऑन द इंटरनेट एंड गूगल्स यू विल सी, एक टाइम पे इसको हॉलीवुड ड्रग कहा जाता था। वो वेट लॉस के लिए बड़ी वो, बट एक्चुअली वो बनाई किस लिए गई, वो एस्थमेटिक लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है। तो अगर कोई डॉक्टर किसी एस्थमा पेशेंट को फॉर सर्टेन कंडीशन दे रहा है तो वो तो उसके एस्थमा को ठीक करने के लिए दे रहा है, वो उस पर्पस के लिए। ओज़ेम्पिक आई गेस चल रही है वेट लॉस के लिए। एग्जैक्टली, सो ओज़ेम्पिक तो खैर कॉमन है, वो तो आप मंगवा सकते हैं, वो दैट इज डिफरेंट, दैट्स नॉट लाइक स्टेरॉइड नहीं है वो। अच्छा, नहीं स्टेरॉइड्स नहीं है, लेकिन वो इस वेट लॉस के लिए तो नहीं बनी। जी वेट लॉस के लिए एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन वो एक्चुअली जो लोग जिनको इंसुलिन के प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटिक हैं या इस तरह के लोग हैं, उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई, लेकिन वो वेट लॉस के लिए इस्तेमाल हो रही है, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ डिफरेंट टू दी स्टेरॉइड्स। तो वो कॉमनली मिल रही है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगेन हायर मेटाबॉलिज्म और वो उसके जो रिजल्ट्स हैं, मसल मास भी लूज हो जाता है। अगेन जब भी मसल मास लूज होगा, एंडोक्राइन सिस्टम पे फ़र्क आएगा, फंक्शनैलिटी पे फ़र्क आएगा, बोन डेंसिटी पे फ़र्क आएगा, आप एजिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। 30 साल का बंदा 40 साल का नजर आना शुरू होगा। यू हैव सीन पीपल हु आर यूजिंग इट, दे आर लुकिंग थिन बट दे आर लुकिंग मोर ओल्डर। ऑन दी अदर साइड आप अगर उस तरह के लोगों को देखेंगे जिन्होंने नेचुरल डाइट से किया है, दे आर मच इनटू रेगुलर कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, they feel stronger, they feel energetic, even though थोड़ा बहुत ज़्यादा पतले नहीं भी लगते, but they look pumped up and they look young। और स्पेशली उसके साथ जो लोग मेडिटेशन कर रहे होते हैं, योगा या इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज जो कि उनको मेडिटेशन में हेल्प कर रही है, पिलाटीज हो गई है, या कोई भी एथलेटिक ट्रेनिंग TRX वगैरह कोई इस तरह का टूल्स यूज़ कर रहे हैं, यू विल सी देयर बॉडी, दे लुक परफेक्ट, दे आर लाइट वेटेड, बट दे आर मोर फंक्शनल। दिस इज़ व्हाट वी आर मेंट टू, as I said कि human body is designed for movement। So अगर आप मूवमेंट में अच्छे, मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया हुआ, मैं 2 घंटे तक नहीं थक रहा हूँ। और शुरू में फॉर एग्जांपल माय वाइफ वाज लाइक, when she was like off to the, जब वो प्रेगनेंसी की ओवर हुई, बेबी वाज माशाल्लाह हेल्दी बेबी, और सिंस 1 साल जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाई ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी टाइम, बट आई वाज फोकस कि उसका प्रोटीन इंटेक, उसका मिनरल्स इंटेक, ये सारी चीज़ें पूरी हो, बोन डेंसिटी वगैरह अल्लाह का शुक्र है कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आए। बट सिंस शी वाज ऑफ द जिम फॉर अ वाइल, तो जब वो व्हेन शी स्टार्टेड पिकिंग अप द बेबी, उसका लोअर बैक रेगुलरली, मैं थक रही हूँ, मेरी बैक में दर्द हो रहा है, स्पेजम्स आ रहे हैं, टाइटनेस आ रही है, बिकॉज शी वाज अनफंक्शनल। बट आफ्टर 3-4 months when she started the workout again, now the baby is even more healthier alhamdulillah, and she's more stronger and heavy. She doesn't even say to me कि मेरी बैक थक गई है, वो गई है आराम से, लॉन्ग टाइम तक वो यहाँ पे भी ली है, यहाँ पे भी खेल भी रही है, शी इज़ नॉट टायर्ड एनी मोर। सो व्हाट आई सी इज बेसिकली द एक्सरसाइज पैटर्न, शी वाज ऑफ थोड़े टाइम के लिए, तो शी वाज फीलिंग मोर टायर्ड, बट नाउ शी इज़ इन द जिम, शी इज़ टायरिंग हर सेल्फ इन साइड द जिम एंड पिलाटीज, और वो 1-1 घंटे की कर रही है, लेकिन वो घर पे आके तो शी इज़ लाइक स्ट्रॉन्ग वुमन। और स्किन कितनी अच्छी हो जाती है, एग्जैक्टली क्यों होता है? लोग पूछते हैं कि जिम जाके स्किन क्यों अच्छी होती है? सी आपकी ब्लड सर्कुलेशन व्हेन यू वर्क आउट, आपकी जो ब्लड सप्लाई है, जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है, वो टाइनी ब्लड वेसल्स को इवन और ओपन भी कर देती है और सारे सेल्स तक पहुंचाना शुरू कर देती है, बिकॉज ऑफ गुड सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड ब्लड फ्लो। तो कई हमारे जिस्म के खोलिए, कई सेल्स, कई ऐसे पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत वीक होता है, बिकॉज ऑफ द एक्सरसाइज इट गेट स्ट्रॉन्गर, और वहाँ तक न्यूट्रिएंट बहुत अच्छे से पहुँच जाते हैं, और वहाँ की बाय प्रोडक्ट भी निकल जाती है। जब लैक्टिक एसिड बाहर होता है, लैक्टिक एसिड बिल्डअप हो जाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है, जो बाय प्रोडक्ट एक्सरसाइज के बाद बॉडी क्लीन करती है, वो निकल जाती है, तो यू गेट मोर प्यूरिफाइड, यू गेट मोर फ्रेश। अच्छा, एक सवाल है बड़ा, शायद आपको सिली सा क्वेश्चन लगे,
ये जिम में जो ये ब्रेकअप वाले गाने लगाए जाते हैं क्या जानबूझ के लगाए जाते हैं कि लोगों में जोश आए और गम हो और वो पता नहीं सोचों में गुम हो जाते हैं? आई थिंक ये वाली बात मैं अब से 18-20 साल पहले व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड इन लाइक लोकल जिम, देखते तो होंगे कि जोश ही अलग हो जाता है जब वो गाना आता है तो वो नहीं मैं वही बता रहा हूँ 18-20 साल पहले मैं जिस जिम में ट्रेनिंग करता था वहाँ पे इस तरह का म्यूज़िक प्ले होता था और सिंस अब मैंने प्रोफेशनल करियर 2006 में स्टार्ट किया था, फ्रॉम दैट जिम टिल नाउ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे जिम्स में सिर्फ दूसरे नहीं एसओपीज, हमारी म्यूज़िक पॉलिसी भी है। अच्छा, सो नो वन कैन प्ले एनी म्यूज़िक, इट्स हैज़ अ स्टैंडर्ड, दिस एंड दिस टाइप ऑफ म्यूजिक विल बी प्लेड और वो स्टैंडर्ड जो है वो जिम खुद से देता है, वो वही प्ले होता है, कोई भी नहीं लगा सकता। कभी ऐसे तो किसी का अगर ब्रेकअप हुआ है तो वो शायद हेडफोन पे सुन रहा होगा, वो मुझे सुनने को नहीं मिला। अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज करो एकदम से क्या लगे किने जाना बिलो द घर या कुछ भी, हम कहते क्या हो गया, सारा टेम्पो टूट जाता है। दिस कैन बी अ फनी साइड ऑफ, आई डोंट नो, जस्ट सी मैं अभी एक मेरे बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स एंड क्लाइंट्स हैं उनसे मैं बात कर रहा था कि जिम में मोटिवेशन आपको कहीं से भी मिल रही हो ना रेगुलर वर्कआउट करने के लिए, वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, वो ऑपोजिट जेंडर हो, वो आपका म्यूजिक हो, वो कोई वीडियो हो, कोई विजुअल हो, कोई म्यूजिक वीडियो हो, कोई इंस्पिरेशन हो, कहीं से भी मिले आप कर लें। अगर आप बिल्लो दे घर सुन के भी म्यूजिक के लिए पम्प्ड अप हो, वर्कआउट के लिए पम्प्ड अप हो रहे हैं, सुन लें। अच्छा, मेरा वर्कआउट तो होगा ना। अपनी सेल्फी जो है ना वो पोस्ट करनी है रेगुलर इंस्टा पे। अगर जब नहीं गई थी लोग समझ जाते हैं आज ये जिम नहीं गई, तो मैं उस एक सेल्फी के लिए जो है ना 2-1.5 घंटा मैं जिम में गुजारती हूँ। तो मैं वो एक्सरसाइज करती हूँ, वहाँ के जाके आप बैठ तो सकते ही नहीं, और जब सब एक्सरसाइज कर रहे हो जहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा हो। अभी ये मुझे बताएं कि आप कौन कौन से जिम में जो है वो एज अ जिम ट्रेनर काम कर रहे हैं, कहाँ आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है, और अपनी फीस भी बताइएगा। ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए मैं एज अ कंसल्टेंट वेलोसिटी एक्स, फिटकॉन, पैरेलल लाइफस्टाइल, इन तीनों पे अवेलेबल हूँ एंड इंस्टाग्राम पे भी मैं कोशिश करता हूँ कि फ्रीक्वेंटली डीएम्स को रिस्पॉन्स करूँ। कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिल्टर में चले जाते हैं, बट एक कोशिश होती है सिंस क्योंकि पीआर और ब्रांड्स के इंडोर्समेंट वगैरह के लिए भी लोग अप्रोच करते हैं समटाइम, तो फिल्टर मैसेज में होता है। आई ट्राई टू कीप चेकिंग दैम वेरी फ्रीक्वेंटली। सो इंस्टाग्राम पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। समवन इज़ लाइक जो इन तीनों जिम्स के अलावा किसी ऐसी विसिनिटी भी रहते हैं जो कि एक्सेस नहीं कर पाते जिम में, तो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक कि बात ऑक्यूपाइड होने की है, सो आई बीन ऑल्सो वर्किंग विद मल्टीपल कॉर्पोरेट्स। फार्मास्यूटिकल के लिए एक ऑयल कंपनी के लिए भी हम फिटनेस सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं। इससे पहले भी हम कुछ मल्टीनेशनल्स के लिए करते रहे हैं। वी हैव अ टीम ऑफ ट्रेनर्स एंड वी हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट जो कि उनके एम्प्लॉयज़ के लिए फिटनेस सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। उनको अवेयरनेस भी देते हैं हम, सेमिनार्स भी कंडक्ट करवाते हैं उनके विद इन द प्रेमिसेस, विद इन देयर फैसिलिटी, ताकि वो इनकरेज हों टुवर्ड द प्रोडक्टिविटी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल। प्लस एजुकेशन प्रोग्राम हमारे अभी 3 चल रहे हैं, चौथा स्टार्ट होने वाला है। प्लस वर्किंग एज अ ब्रांड एम्बेसडर विद डाइवर्स एक्टिव वेयर की काफ़ी सारी ब्रांड्स को इंडोर्समेंट मैं करता रहता हूँ, बट लाइक ऑन बोर्ड एज अ ब्रांड एम्बेसडर डाइवर्स के लिए हूँ। एक फूड सप्लाई दी कॉर्पोरेट लंच बॉक्स, उनके लिए भी मैं ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे अभी 3 महीने पहले ही ऑन बोर्ड हुआ। कुछ हमारे लिए भी छोड़ दें, हम भी कुछ कर लें। देयर आर मेनी एक्चुअली। नहीं, बात सारी ये है कि टाइम कैसे मिलता है आपको इतना सब कुछ करने के लिए? देखिए इस कैजुअल ऐसा है कि जैसे मैं अभी आपके साथ बैठा हूँ, आई विल जस्ट गो राइट अवे। अच्छा, यहाँ पे आपने एक और बात की कि पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, पर्सनल ट्रेनिंग के मेरे पास एक मसला ये है कि बिकॉज ऑफ दिस ऑक्यूपेशन थोड़ा स्लॉट्स कम होते हैं एट अ टाइम। एक महीने में मेरी कोशिश होगी 3 से 5 क्लाइंट एट मैक्स में लूँ और 1 से 2 ऑनलाइन क्लाइंट लूँ। तो समहाउ आई हैव टू मैनेज। मैं अगर आज 2 जिम्स में विज़िट करूँगा तो कल मैं शायद किसी एक जिम में विज़िट करूँगा। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं तीनों जिम्स में विज़िट करूँ। अच्छा। कॉर्पोरेट्स में महीने में 1 से 2 दफ़ा मेरे विजिट्स होते हैं, तो कभी एक जगह कभी एक जगह, वहाँ पे स्टाफ फिर देख रहा होता है। पॉडकास्ट जैसे महीने में 1 से 2 होते हैं, जैसे मैं आज आपके साथ बैठा हूँ तो शायद अब अगले हफ्ते किसी या 20 दिन बाद किसी के साथ बैठा हूँ, तो वो समहाउ स्केजुलाइज हम कर लेते हैं। तो यस इट इज़ डिफिकल्ट, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के तो मैनेज हो रहा है। और अगर आपसे कोई ट्रेनिंग ना लेना चाहे, सिर्फ बोले कि आप मुझे डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान बना दें और आपका रेफर किया हुआ ट्रेनर, तो आप ऐसा कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही हो रहा होता है कि लोग पूछते हैं कि हमें प्लान और वर्कआउट प्लान और डाइट प्लान जो है वो लॉन्ग टर्म का आप हमें डिज़ाइन करके दे दें, हम अपने ट्रेनर से कर लेंगे, या आप ही कोई अच्छा ट्रेनर रिकमेंड कर दें। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि किस जोन में, किस एरिया में आप एक्सेस कर सकते हैं, कौन कौन से जिम्स या कौन कौन से ट्रेनर आपके एक्सेस में, तो उनमें से मैं कोई नॉमिनेट करके फिर प्लान बना और अगर कंसल्टेंसी काफ़ी कॉमन है। इससे पहले अगर उस इंसान ने वर्कशॉप ली हुई हो, जैसे नो हाउ हो, ये सही है ये गलत है, तो वो खुद भी कर सकता है, उसको किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं है। बिकॉज दे हैव बीन इनटू द सिस्टम, उनको पता होता है कि किस बेसिस पे प्रोग्राम मैंने उनको डिज़ाइन करके दिया है, किस बेसिस पे उनकी न्यूट्रिशनल प्रोग्रेशन करके दी हुई है,
और बेसिक बायोमैकेनिक्स क्या हैं, जॉइंट्स के नाम उनको पता है, एक्सरसाइज के नाम उनको मालूम है, इक्विपमेंट को यूज़ करने का सही तरीका उनको क्लासरूम में बैठ के बताया गया है. सो दे आर प्रीटी मच अवेयर ऑफ व्हाट दे आर डूइंग. बट स्टिल आई वुड से एक दुनिया के बेस्ट एथलीट भी अगर कोई होगा ना तो उसको एक कोच की ज़रूरत होती है. इवन मैं भी वर्कआउट करता हूँ तो आई ट्राई टू वर्कआउट विद सम पार्टनर और विद सम कोच. मोस्टली जैसे मेरे साथ जैन कर रहे होते हैं या रब नवाज़ कर रहे होते हैं या तला फारूकी कर रहे होते हैं, तो आई ट्राई टू हैव समवन विद मी. बिकॉज हो सकता है कि मैं अपने लिए कंफर्ट जोन, हो सकता है कि मैं कोई एंगल कोई ऐसा कर रहा हूँ कि जो मैं ठीक से अपने आप को एनालिसिसली नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो पीछे से मुझे जो मोटिवेशन या पीछे से जो विजिलेंस मिलती है तो वो कोच की एक आवाज़ होती है. तो वो सबको ज़रूरत होती है. तो अगर आप इवन इफ़ यू अंडरस्टैंड इट प्रीटी वेल, यू स्टिल नीड अ कोच. आप क्या कहना चाहेंगे जो नए ट्रेनर्स आ रहे हैं, या आजकल जिम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, पहले नहीं सोचा जा सकता था कि हर घर से कोई खातून, इवन बच्चे भी आजकल जो है जिम जा रहे हैं, तो क्या एज जो है वो बच्चा जिम ज्वाइन कर सकता है? देखें, एक्सरसाइज करने की कोई भी एज नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द जिम इन्वायरमेंट आई वुड से एटलीस्ट बच्चा इतना अंडरस्टैंड कर सकता हो कि जिम के इन्वायरमेंट में कौन सी चीज़ उसको हार्मफुल या उसको डेंजर उसमें डाल सकती है, उसको इंजरी हो सकती है, इतनी नो हाउ होनी चाहिए. और अगर आप 10-11 साल से कम उम्र बच्चों को साथ लेके जा रहे हैं, आई वुड से एटलीस्ट 7 साल से तो ऊपर का बच्चा हो, एटलीस्ट 7 से 8 साल की उम्र तो हो, और आइडियली 11 साल से ऊपर हो. अगर आप इससे ज़्यादा छोटे बच्चों के साथ एक्सरसाइज करना चाहते हैं दैट इज़ फाइन, बट आप साथ मौजूद हों. उसके बच्चे का जो फादर है या मदर है वो अंडरस्टैंड करती हैं उसको सेफ़ कैसे रखना है और कौन सी एक्सरसाइज है, कौन सा जिम का एरिया है जो उसके लिए सेफ्टी मेजर्स के हिसाब से अप्रोप्रिएट है, उसी कॉर्नर में वर्कआउट करें. वो और नुकसान कोई नहीं, बच्चे जा सकते हैं. एक्सरसाइज बच्चे तो एक्चुअली बचपन से ही जो शरारतें कर रहे हैं वो अपनी एग्जर्शन को निकाल रहे होते हैं, दैट इज़ फाइन, यू कैन ट्रेन. बट वो जो पर्टिकुलर एक वर्कआउट बॉडी बिल्डिंग वाली है वो चीज़ें बच्चों के लिए नहीं बनी है. वो एक सर्टेन एज ग्रुप के बाद वो दैट आई वुड से आफ्टर 14-16 उनको स्टार्ट करनी चाहिए, एटलीस्ट 13-14 के बाद. तो बट एथलेटिक ट्रेनिंग डेफिनेटली दे कैन डू और करना चाहिए. जहाँ तक के बाद जिम के स्टैंडर्ड की है, कुछ जिम ने स्टैंडर्ड रखा हुआ है तो कि इस एज ग्रुप से कम के बच्चे अलाउड नहीं है, बाकी जो वो पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं. अच्छा, ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें जितनी देर हम बैठ के बात कर सकें तो मैं भी कर सकती हूँ और आई एम श्योर आप तो कर ही सकते हैं, और बहुत कुछ जो है हमारे देखने वालों को आपसे सीखने को मिल सकता है और मिल चुका होगा आई गेस. तो हम ऐसा क्यों ना करें कि एक और पॉडकास्ट जो है आपसे करें और जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर हो. ऐसा पॉसिबल है? डेफिनेटली वी कि कैन. लोगों के क्वेश्चंस हम लें और हम आपसे जो है वो क्वेश्चंस लेंगे और आपने उनका आंसर करना है फ्री ऑफ कॉस्ट. ये ना मुझे चेक लिख देंगे जी इतने का. डोंट वरी अबाउट इट, इंशाल्लाह वी कैन डू इट. थैंक यू. मुझे पता है कि अभी आपने जाना है कहीं और भी. थैंक यू वेरी मच कि Thank you very much for आपने having टफ स्केड्यूल से और जो है रूटीन से जो है हमारी टाइम निकाला. और अच्छा ये बताएं, मिर्ची टॉक्स हमारा नाम है पॉडकास्ट का. आपका जो आज की जितनी बात है किसी को मिर्ची लगी होंगी आपको लगता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल. आई थिंक इट वाज वेरी सॉफ्टली डिलीवर्ड. क्योंकि इस फील्ड में बहुत कंपटीशन, बहुत टफ. अल्लाह का शुक्र है मैं थोड़ा सा उस वाले साइड पे उधर. आई हैव बीन वर्किंग विद ऑल ऑफ देम और सबके साथ एक कम्युनिकेशन मेरी अच्छी रही है. बट स्टिल देयर आर सम पीपल हु डोंट लाइक यू और डोंट अप्रिशिएट यू. सब जगह है, बट वी कैन नॉट डू मच अबाउट इट. तो मेरा नहीं ख्याल किसी को मिर्ची लगी होगी. अगर लग भी गई तो हम क्या कर सकते हैं. बाकी की मिर्ची मैं लगा दूंगी, कोई बात नहीं, मेरा काम है मिर्ची लगाना. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. बहुत अच्छा लगा मोहम्मद वासिफ. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.